हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो काफ़ी समय से स्टूडेंट डिमांड कर रहे थे कि जीएस की क्लास आए। इसी के चलते आज हमने जीएस की क्लास शुरू कर रखी है। तो आज से हम जीएस की नई क्लासेस शुरू कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम भूगोल का यहाँ पे अध्ययन करेंगे, भारत का भूगोल। और इसके साथ साथ मैं प्रयास करूँगा कि पॉलिटी की भी एक वीडियो आप लोगों के लिए डेली आ पाए। तो जैसा कि आप जानते हैं, वीडियो वीपीडीओ का पेपर जब से निपटा है तो सभी स्टूडेंट के मन में ये धारणा बनी हुई है कि भैया हमने जीएस को थोड़ा डीप पढ़ना है, थोड़ा समझ के गहनता से पढ़ना है। इस बारे में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि भैया देर आए दुरुस्त आए। क्योंकि जब भी आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, किसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं, तो जब तक आप उसे किसी बुक से अच्छे से नहीं कवर करेंगे, जब तक आपको उसकी बेसिक रूपरेखा पता नहीं होगी, तब तक आप जो है उस सब्जेक्ट के साथ कनेक्टिविटी नहीं बना सकते हैं। और जब कनेक्टिविटी नहीं बन रही होगी तो ना तो सब्जेक्ट तो आपको अच्छे से समझ में आएगा और ना ही आप लोगों को उसमें इंटरेस्ट आएगा। तो अगर आप चाहते हैं अच्छे से समझना किसी चीज़ को, तो आपकी ये रणनीति होनी चाहिए कि उस टॉपिक को या फिर उस सब्जेक्ट को आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ें, या हो सके संभव है तो बुक से पढ़ें। तो मैं हमेशा आपको रिकमेंड करता हूँ कि भैया आपके पास कोई ना कोई सब्जेक्ट से रिलेटेड बुक होनी ही चाहिए। जैसे अभी आज हम भूगोल की ये क्लास शुरू कर रहे हैं, तो इसका जो मेन सोर्स है यह है आपका महेश बर्णवाल जी की क्लास 6 से 12 तक की एनसीईआरटी का सार संग्रह, प्लस उसके साथ जो आपकी दृष्टि की क्विक बुक आती है वो मैंने यहाँ पे कवर किया हुआ है। तो आप लोग चाहें तो इनमें से कोई भी एक बुक ले सकते हैं। इससे क्या होगा, जब आप बुक पढ़ेंगे और मेरी वीडियो देखेंगे तो वीडियो में आपको उन्हीं बुक्स से जो मेन फैक्ट हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, वो यहाँ पे मिल जाएंगे। और साथ ही साथ उससे जो अन्य डेटा है बुक का, जो कि आपको उस बुक के साथ कनेक्टिविटी बनाने में मदद करता है, वो आपको बुक से मिल जाएगा। तो जिसके पास बुक है वो बुक को लेकर बैठें और वीडियो देखें। और साथ में मैं आप लोगों को रिकमेंड करना चाहूँगा कि भैया आपके पास एटलस ज़रूर होनी चाहिए, यानी कि मानचित्र ज़रूर होना चाहिए, जिससे आप देखते रहें। ठीक है, तो एक एटलस बुक ले लेना, जिसमें आपको सारे के सारे स्टेट, इंडिया, वर्ल्ड सबका जो है मैप मिल जाता है। उससे आप अच्छे से देख के और बेहतरीन कवर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारत का भूगोल जो है उसका पहला चैप्टर। ठीक है, जिसमें भारत की एक सामान्य परिचय, भारत की अवस्थिति और विस्तार, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ये चैप्टर काफ़ी लेंदी चैप्टर है और इससे काफ़ी क्वेश्चन भी आते हैं और आप लोगों ने इसे अच्छे से समझना भी है। तो इसलिए इसके 2 या 3 भाग आएंगे, जिसमें हम थोड़ा थोड़ा करके कवर करेंगे। तो जो लोग आप बुक रखते हैं या जिनके पास बुक्स हैं, तो बुक लेके बैठें और उसके बाद वीडियो देखें। मैंने प्रयास किया हुआ है कि बुक के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे कवर हो जाएं, और साथ ही साथ कुछ ऐसी लैंग्वेज में मैंने लिखा हुआ है जिससे कि आपको कनेक्टिविटी बने। और जिनके पास बुक नहीं है उन्हें निराश नहीं होना है। मैं गारंटी दे रहा हूँ कि अगर आप महेश बर्णवाल या दृष्टि की बुक फॉलो कर रहे हैं तो आप पाएंगे कि बुक का कोई भी महत्वपूर्ण फैक्ट इसमें छूटा हुआ नहीं है। बहुत से स्टूडेंट को लगेगा कि यार ये फालतू के पॉइंट भी इनमें डाले हुए हैं, लेकिन वो चीज़ें आपको भले एग्जाम में ना पूछी जाएं, लेकिन कनेक्टिविटी बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मदद करती हैं। तो इसीलिए मैं प्रयास करता हूँ कि सारे के सारे फैक्ट ऐसे इंक्लूड कर दिए जाएँ जो कि आपको इस सब्जेक्ट के साथ कनेक्टिविटी बनाने में मदद करें और साथ ही साथ याद करने में हेल्प करें। ठीक है, तो एग्ज़ाम में अब पैटर्न जैसा कि आप जानते हैं चेंज हो चुका है। तो आपसे कौन सा पॉइंट पूछ दिया जाएगा या फिर किस क्वेश्चन के साथ कौन सा नॉर्मल पॉइंट भी ऐड कर दिया जाएगा, ये नहीं जानते। इसलिए आपको लगभग सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं भूगोल, और प्रयास करूंगा कि पॉलिटी की भी एक वीडियो आ पाए, क्योंकि ये दोनों ही सब्जेक्ट स्कोरिंग है। तो आप लोगों को अगर वीडियोज़ पसंद आएंगी तो ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और जो भी भाई बहन आपकी तैयारी कर रहे हैं आगामी एग्जाम्स के लिए, क्योंकि आपको पता होगा वीडियो वीपीडीओ, कनिष्ठ सहायक, पुलिस की भर्ती आने वाली है, उनकी पुष्टि भी हो चुकी है, कल के न्यूज़पेपर में भी आया हुआ था। तो आप लोग उन सभी को ये वीडियो शेयर कर दीजिए, ताकि वो लोग अच्छे से बैठ के जो शुरुआत कर रहे हैं वो नोट्स बना सकें और उन्हें बेहतरीन डेटा अच्छी ऑथराइज्ड बुक से मिल सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। बाकी अगर आपको कुछ लगता है कि वीडियो में कुछ दिक्कत है, कोई पॉइंट मिसिंग है या कोई पॉइंट आपका थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं भैया। इससे हमें भी पता चलता है और क्या होगा कि अन्य स्टूडेंट जो जिनका थोड़ा सा गलत पॉइंट होने की वजह से उन्हें गलत चीज़ें याद होंगी, वो सुधर जाएंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे भारत का एक परिचय, कि भारत का नामकरण कैसे हुआ, कहाँ से भारत नाम आया, उसके बारे में देख लेते हैं। अभी आपका पॉलिटी में ही एक क्वेश्चन बना हुआ था कि भारतीय संविधान में जो शब्द लिखा हुआ है भारत के लिए वो क्या है। भारत अर्थात इंडिया, भारत या इंडिया अर्थात संघों का राज्य, इस तरीके से लिखा हुआ था, उसमें एक स्टेटमेंट आया हुआ था। तो जब आप इन बेसिक चीज़ों को पढ़ते हैं तभी आपके वो कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला देखिए पॉइंट, भारतीय सभ्यता और संस्कृति का जो विकास माना जाता है ये हमेशा सिंधु घाटी सभ्यता से ही माना जाता है। क्योंकि आपको पता होगा सबसे पहले जो यहाँ पे सभ्यता की खोज हुई वो सिंधु घाटी सभ्यता थी। हालांकि हमने सिंधु घाटी सभ्यता का प्राचीन इतिहास नहीं पढ़ा हुआ है,
हमें नहीं पता है कि ये सभ्यता विकसित कैसे हुई, बस हमने इसका विकसित रूप ही यहाँ पे देखा हुआ है। जब हमने इसे देखा पाया यहाँ पे तो देखा कि भैया ये सभ्यता अपने आप में बहुत ज़्यादा डेवलप्ड थी। ये आपकी नगरीय सभ्यता थी, कांस्ययुगीन सभ्यता है, ठीक है। जबकि इसके बाद जब सभ्यताएँ शुरू हुई, वैदिक सभ्यता आएगी और उसमें ऋग्वैदिक आएगा, उत्तर वैदिक आएगा, उसके बाद महाजनपद काल आएगा, तो वो सब आपकी ग्रामीण सभ्यताएँ थी और धीरे 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 नगरीकृत होने लगी। लेकिन ये सभ्यता जिस स्थिति में हमने देखी वो अपने आप में नगरीकृत है, ठीक है। तो माना जाता है कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति का विकास सिंधु घाटी सभ्यता से ही हुआ था, ठीक है। सिंधु सभ्यता के जो निवासी थे, या फिर हम कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता की स्थापना जिनने की थी, माना जाता है कि वो आर्य लोग थे, ठीक है। तो वैदिक आर्यों का निवास इसी सिंधु घाटी में रहा बाद तक, वैदिक काल तक। उसके बाद भी सिंधु घाटी के जो स्थान थे, जगह जगह पर सिंधु घाटी जहाँ पे बहती है, जहाँ पे सिंधु घाटी है, ठीक है, वहाँ पे काफ़ी लोग रहते थे। तो वो जो लोग वहाँ पे निवास करते हैं उन्हें आर्य कहा गया। तो इन वैदिक आर्यों का निवास सिंधु घाटी में था। और उत्तर भारत में, या फिर यूँ कहें उत्तर पश्चिमी भारत में, मैंने आपको पहले ही बता दिया भैया, मैप लेके बैठे हैं और वहाँ देखते रहें कि मैं किस क्षेत्र की बात कर रहा हूँ मेनली। तो उत्तर पश्चिमी भारत में बसने वाले इन्हीं आर्यों के नाम पर इस भारत देश का नाम आर्यावर्त पड़ा। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, एक क्वेश्चन बहुत अच्छा बनेगा यहाँ से, कि निम्नलिखित में से भारत के नामकरण के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है, ठीक है। तो आपके स्टेटमेंट आएंगे तो आपको पता होना चाहिए कि आर्यावर्त किसके नाम पे पड़ा, भारत किसके नाम पे पड़ा, इंडिया किसने रखा, हिंदुस्तान किसने रखा, सारी चीज़ें, ठीक है। तो आर्यावर्त पड़ा है आर्यों के नाम पे। आगे चलते हैं। इन आर्यों यानी कि जो ऋग्वैदिक काल के आर्य थे, इन्हें ऋग्वैदिक जन भी कहा जाता है। और आपको पता होगा कि यहाँ पे जो जन थे उनके 5 जन यहाँ पे हुआ करते थे ऋग्वैदिक काल में, ठीक है। उनमें से एक जन काफ़ी इंपॉर्टेंट हुआ। तो इन आर्य या ऋग्वैदिक जनों के शक्तिशाली राजा भरत के नाम पर यह देश भारतवर्ष कहलाया। तो भारतवर्ष नाम पड़ा हुआ है राजा भरत के नाम पे। जो राजा भरत हैं ये आपका ऋग्वैदिक आर्य भरत हैं, ठीक है। जबकि अगर हम वायुपुराण को देखते हैं तो वायुपुराण के अनुसार दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। तो ये दोनों नाम महत्वपूर्ण हैं, भारतवर्ष और भारत। दो यहाँ पे भरत हैं, एक तो ऋग्वैदिक आर्य है राजा भरत जो कि सुदास कबीले के थे, और दूसरे हैं आपका दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र राजा भरत, ठीक है। और आपने दुष्यंत शकुंतला के बारे में पढ़ा होगा कि इनकी प्रेम कहानी के लिए प्रसिद्ध है आपका किसलाई प्रदेश। किसलाई प्रदेश कहने का अर्थ है कण्वाश्रम, ठीक है। जो वर्तमान पौड़ी गढ़वाल में कण्वाश्रम है वही आपका किसलाई प्रदेश है। और इस पे जो अभिज्ञान शाकुंतलम लिखी हुई है कालिदास जी ने, उसमें दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम प्रसंग के बारे में और भरत के जन्म के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। तो इनके नाम पर भारत का नाम भारत पड़ा हुआ है। भारत शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता आएगा, तो वायुपुराण में मिलता है। इसलिए आप कह सकते हैं कि भारत का सर्वप्रथम उल्लेख पुराणों में ही मिलता है भारत शब्द का, ठीक है। भारतवर्ष का नहीं, हिंदुस्तान का नहीं, बल्कि भारत का। आगे चलिए। अब इस देश को हिंदुस्तान भी कहा गया, ठीक है। जो मध्यकालीन इतिहासकार थे, अगर आप मध्यकालीन इतिहास पढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि अरबों का आक्रमण हुआ, मुस्लिमों का आक्रमण हुआ देश में, और यहाँ पे आपकी मुस्लिम सत्ता स्थापित होगी। काफ़ी वर्षों तक उनने राज किया हुआ है। चाहे आप दिल्ली सल्तनत देखें या फिर मुगल काल देखें तो आप पाएंगे कि वहाँ पे मुस्लिम तुर्कों का यहाँ पे राज रहा हुआ है। तो जो मध्यकालीन इतिहासकार थे उनके दरबारी, उन्होंने जो कि ईरान से आए हुए थे या फारस से आए हुए थे, इन लोगों ने इस देश को हिंदुस्तान कहा। कारण मैंने आप लोगों को हिंदी की वीडियो में बताया था कि सिंधु नदी को पार करके इन्होंने आना पड़ता था, और सिंधु जो नदी है इसमें जो 100 शब्द है, 100 को ये ईरानी लोग ह बोलते हैं। तो इन्होंने सिंधु नदी को कहना शुरू किया हिंदू नदी, और हिंदू नदी घाटी के जो लोग हैं उन लोगों को हिंदू, हिंदी ऐसे नाम से पुकारा और इस देश को हिंद कहा, ठीक है। तो यहाँ से जो ये देश हुआ बाद में हिंद से बना हिंदुस्तान, ठीक है, यानी कि हिंद लोगों के ठहरने का स्थान। तो हिंदुस्तान नाम ईरानियों ने दिया। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, पहले पूछा जा चुका है, ध्यान रखना। हिंदुस्तान नाम ईरानियों ने या फारस के लोगों ने दिया है, जबकि यूनानियों ने सिंधु नदी को इंडस कहा और इस देश के निवासियों को इंडिया कहा। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इंडिया शब्द किसने दिया था करके। तो आप लोग ध्यान रखेंगे भैया, यूनान जो है, यूनान से आप लोगों ने एक चीज़ हमेशा देखी होगी कि यूनान से सिकंदर आया था। यूनान से आपकी कनेक्टिविटी सिकंदर से बनती है, और सिकंदर आया होगा तो भैया सिकंदर एक तरीके से कुछ अलग भाषा बोलता होगा, अंग्रेजी भाषा बोलता होगा, आप ऐसे समझ सकते हैं। क्योंकि ईरान या फारस के लोग तो आपके अरबी फारसी बोलते होंगे, लेकिन यूनान वाले जो हैं वो इंग्लिश बोलते होंगे। तो इंग्लिश में शब्द है आपका इंडिया। तो आप लोग ऐसे करके कनेक्ट कर सकते हैं कि यूनानियों ने यानी कि सिकंदर के साथियों ने, उसके इतिहासकारों ने सिंधु नदी को इंडस और इस देश को इंडिया कहा। तो इस प्रकार से यहाँ पे इंडिया हो गया देश, ठीक है। आगे देखें। भारत जो था, माना जाता है कि जब
पृथ्वी बन रही थी तो बहुत सारे भूखंड यहाँ पे थे और बहुत ज़्यादा पानी था, तो उसमें तैर रहे थे। लेकिन उस टाइम पे कोई भी जो भूखंड है वो स्थित नहीं था, अपने आप में स्थिर अवस्था में नहीं था, वो गति कर रहे थे। ठीक है, प्लेटों की गति हो रही थी तो उस वजह से गति कर रहे थे। तो इससे क्या हुआ कि ये जो बड़ा सा एक भूखंड था वो टूटा, और टूटने की वजह से छोटे छोटे टुकड़े बने, तो 7 महाद्वीप यहाँ पर बन के आए। कौन कौन से हैं वो 7 महाद्वीप, उनके नाम आप लोग घर में अपने एक पेज में लिख के चिपका दें दीवार में भैया। महाद्वीप और उनकी स्थिति कहाँ कहाँ है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, भारत जो है आपका एशिया महाद्वीप का हिस्सा है, ये आप लोगों को पता होगा, आगे हम बात करेंगे। तो भारत जो है प्राचीन काल में जम्बू द्वीप का दक्षिणी भाग था। जिस खंड से भारत जुड़ा हुआ है अभी, जिस स्थल खंड से, उस पूरे उत्तर भारत के खंड को जब वो बहुत ज़्यादा हिस्सों में टूटा नहीं था, पूरे 7 महाद्वीप नहीं बने हुए थे, 2 या 3 बने होंगे, तब की स्थिति है कि भारत जो था जम्बू द्वीप में स्थित था, और उस जम्बू द्वीप के ही दक्षिणी हिस्से को टूटने से फिर भारत बना हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे जो कि भारत के नामकरण से संबंधित हैं। यहाँ से एक प्रश्न आपका बन सकता है, इसलिए इनको ध्यान में रखें। आगे चलते हैं अब महत्वपूर्ण पॉइंट पर, भारत की अवस्थिति एवं विस्तार। तो ये तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको आपने पढ़ना चाहिए, बहुत अच्छे से समझना चाहिए कि भारत जो है वो कहाँ स्थित है, उसकी स्थिति क्या है, उसका विस्तार कितना है। ठीक है, किन अक्षांश और देशांतर के मध्य उसकी स्थिति है, अक्षांशीय विस्तार कितना है, देशांतरीय विस्तार कितना है, तो इन्हें अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए मैं आपको फिर रिकमेंड करूँगा कि भैया अपने सामने एक एटलस खोल के बैठ जाएँ, या भले कुछ ना हो, भारत का मानचित्र आपके घर में आपकी दीवार पर टंगा होना चाहिए, उसको देखते रहो और जो जो पॉइंट मैं बताऊँगा उससे मैच करते रहो। ये सबसे बेहतरीन तरीका है भूगोल पढ़ने का। और मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अगर आप जीएस स्टार्ट कर रहे हैं, जो भी स्टार्टिंग वाले स्टूडेंट हैं, जीएस शुरू कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ से शुरू करनी चाहिए, क्या सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करना चाहूँगा कि सबसे पहले आप भूगोल पढ़ें, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको हिस्ट्री, पॉलिटी और इवन जियोग्राफी और साथ साथ अन्य सब्जेक्टों से भी कनेक्ट करने की क्षमता रखता है। बहुत ही ज़्यादा पावरफुल सब्जेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपने परिवेश को जानेंगे, इससे आपको क्या होगा कि अन्य चीज़ों से जो है कनेक्टिविटी बनना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं अवस्थिति और विस्तार के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट कि भारत जो है एशिया महाद्वीप में, मैंने कहा 7 महाद्वीप हैं, इनमें से एशिया महाद्वीप के दक्षिण मध्य भाग में स्थित है। ठीक है, ये एशिया महाद्वीप के बीचों बीच स्थित नहीं है, जो आपका केवल एशिया है उसके आप देखेंगे तो सबसे दक्षिण भाग में, दक्षिण मध्य भाग में स्थित है। तो यहाँ पे आप लोग मैप की सहायता से देख सकते हैं, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। तो ये देखिए, ये पूरे वर्ल्ड का मैप है, इसमें आपको बहुत सारे कॉन्टिनेंट दिखाई दे रहे हैं, जैसे उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है। ठीक है, ये एशिया है, यहाँ पे आपको ऑस्ट्रेलिया दिखाई दे रहा है, ये आपका अफ्रीका है। ठीक है, ये वाला क्षेत्र आपका यूरोप है। तो इस उत्तरी फिर यहाँ अटलांटिक वाला आ गया। ठीक है, तो ये आपका जो क्षेत्र है पूरा का पूरा ये महाद्वीप है। इनमें से जो एशिया वाला भाग है, मेनली अगर हम एशिया की बात करते हैं तो ये जो खंड है यहाँ से इतना, ठीक है, एक मिनट ज़रा, ये जो खंड है ये वाला इतना, ये भाग आपका एशिया में आता है। तो एशिया में आप भारत की स्थिति देखें यहाँ पे है, तो ये कहाँ है आपका पूरा दक्षिणी भाग है, बिल्कुल दक्षिण में, और साथ ही साथ पूरे एशिया के लगभग दक्षिण के मध्य वाले में है, क्योंकि यहाँ को भी एशिया है, यहाँ को भी एशिया है। तो दक्षिण मध्य भाग में आप कह सकते हैं एशिया को। आपने ऐसे ही मैप से देख के ध्यान रखना है कि भारत की स्थिति क्या है। अब भारत के बगल में क्या क्या है वो देख लीजिए आप अच्छे से। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, यहाँ पे देखेंगे तो अफ्रीका है। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे तो आप यूरोप महाद्वीप है, और अमेरिका, उत्तरी हो चाहे दक्षिणी अमेरिका हो, ये काफ़ी दूर है। ठीक है, तो भारत के जो पड़ोसी हैं वो कौन कौन से हैं, पूरा एशिया का भाग है, और साथ साथ आपका अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, यूरोप है। ठीक है, ये है। तो इसी यूरोप से आपका मध्यकाल में जो है यहाँ से व्यापार होता था, और आधुनिक भारत में जब आप पढ़ते हैं तो वास्को डी गामा जो था वो इसी यूरोप वाले क्षेत्र से आया था। यहाँ पे आपका पड़ता है पुर्तगाल, और यहाँ से होते हुए पहले यहाँ आया केप ऑफ गुड होप, और यहाँ से होते हुए यहाँ पे कालीकट बंदरगाह पे पहुँचा था। तो ये आपका रूट था। तो इस तरीके से आपने मैप को देखते हुए चीज़ों को समझना है, चीज़ों को पढ़ना है, जिससे कि आपको आसानी से ये चीज़ें याद हो सकें और समझ में आए। ठीक है, आगे चलते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट पर। भारत के अगर आकार की बात करें तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि भारत का आकार जो है चतुष्कोणीय है, यानी कि भारत कुछ ऐसी आकृति दिखाता है, चतुष्कोणीय आकृति। अब आप कहेंगे भैया भारत तो आयताकार नहीं है, लेकिन जिस चीज़ की आप लोगों को लंबाई और चौड़ाई लगभग पता होती है, जिसकी आपकी कुछ लंबाई हो कुछ चौड़ाई हो, और जो लंबाई है वो चौड़ाई से थोड़ी ज़्यादा है, तो हमेशा आपका क्या होगा, एक आयताकार आकार में रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भारत की हम जब लंबाई चौड़ाई देखेंगे तो उससे आपको समझ में आएगा कि इसकी आकृति कैसी है, चतुष्कोणीय आकृति है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए प्राकृतिक सीमाओं की बात कर लेते हैं। तो मैप खोल के बैठिए।
आप देखेंगे कि उत्तर में हिमालय पर्वत है पूरा का पूरा, यहाँ से लेके पूरा आगे तक, ठीक है। अभी हम मैप में देखेंगे, ये है आपका भारत का मैप। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ से लेके पूरा पूर्वी भारत तक ये जो रेंज है, ये जो आपको इतना हिस्सा दिखता है, ये पूरा हिमालय पर्वत है, जो कि हमारे लिए सामरिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके क्या महत्व है हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर्स में, ठीक है। तो आपका प्राकृतिक सीमा में उत्तर में हिमालय पर्वत है। उत्तर पश्चिम की बात करें, यानी कि इस क्षेत्र की बात करते हैं मेनली, जो कि जम्मू और लद्दाख वाला रीजन है उससे पार की, तो उत्तर पश्चिम वाला पूरा क्षेत्र हिंदुकुश और सुलेमान पर्वत श्रेणियों से घिरा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपकी ऐसे हिंदुकुश पर्वत श्रेणी दिखाई देती है आपको नीचे की ओर, हिंदुकुश, और यहाँ की पश्चिम की ओर थोड़ी सी सुलेमान श्रेणी। तो यहाँ पे हिंदुकुश और सुलेमान है, भले ही ये आपके अभी पाकिस्तान का हिस्सा है, लेकिन हिंदुकुश और सुलेमान श्रेणियाँ हिमालय से लगी हुई हैं और हिमालय की ही श्रेणियाँ हैं, ठीक है। तो ये भी हमें सुरक्षा प्रदान करती हैं। उत्तर पूर्व में बात करें तो उत्तर पूर्व वाला क्षेत्र कौन सा हुआ, उत्तर पूर्व हुआ, उत्तर पूर्व की 7 बहनें आपने सुना होगा, ये वाला, ठीक है। तो उत्तर पूर्व में आपकी पूर्वांचल की पहाड़ियाँ हैं, जिसमें आपके जैसे अराकान योमा श्रेणी आती है, पटकाई बुम श्रेणी आती है, ठीक है। बाकी आपकी गारो खासी जैन त्याहिल तो वो बीच में आते हैं, ठीक। तो ये जो पटकाई बुम और अराकान योमा है, ये आपकी पूर्वांचल पहाड़ियाँ हैं, जो कि हिमालय का ही भाग है, हिमालय मुड़ा हुआ है भैया, ठीक है। तो कैसे मुड़ा उसमें हम आगे बात करेंगे। और दक्षिण में की बात करते हैं तो दक्षिण की जो सीमा बनती है भारत की, दक्षिण में आप लोग इससे नीचे जाएंगे तो पूरा क्या हुआ है, हिंद महासागर फैला हुआ है। और एक पॉइंट यहीं से आप लोग ध्यान में रखेंगे कि भारत एकमात्र देश है, हिंदुस्तान एकमात्र देश है जिसके नाम पर किसी महासागर का नाम रखा हुआ है, ठीक है। तो हिंद महासागर इसकी दक्षिणी सीमा बनाता है, और हिंद महासागर से 3 ओर से घिरा हुआ है, जिस कारण से क्या होता है आपका कि दक्षिण में, भारत के दक्षिण में पूरा हिंद महासागर, जबकि इस भारत की मुख्य भूमि ने हिंद महासागर को 3 भागों में बांटा है, उस कारण से दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर जो है आपका बन जाता है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा हिंद महासागर का ही हिस्सा है, लेकिन इस भारत की मुख्य भूमि ने इसे 3 भागों में बांट दिया, इसलिए इसके अलग अलग नाम पड़ गए। पूर्व का भाग बंगाल की खाड़ी, पश्चिम का भाग अरब सागर और दक्षिण का भाग कहलाता है हिंद महासागर, ठीक है। अब इस मैप को हम थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं, यहाँ से बहुत सारे पॉइंट आपके निकल के आएंगे, और आपने केवल इसी मैप को देखकर भी क्या कर सकते हैं, आप लोग पूरे के पूरे पॉइंट यहाँ से जान सकते हैं, ठीक है। जैसे क्या है कि सबसे पहले हम देखें कि भारत का विस्तार कैसा है। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि भारत का दक्षिण में जो विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता है। ये देखिए 8 डिग्री 4 मिनट क्या है, हम आगे बात करेंगे। 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होकर कहाँ तक जाता है, ये जाता है आपका 37 डिग्री 6 मिनट तक, ये दिखाई दे रहा है। ऐसे ही आप पूरब पश्चिम विस्तार देखते हैं तो पूरब पश्चिम 68 डिग्री 7 मिनट से शुरू होकर 97 डिग्री 25 मिनट तक जाता है। यानी कि भारत जो है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांशों में फैला हुआ है, और देशांतर की बात करते हैं तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97-25 तक फैला हुआ है। तो इस हिसाब से हमने देखा यहाँ से यहाँ तक कुल लंबाई इसकी कितनी बनती है। तो अगर आप उत्तर से दक्षिण जाते हैं, ठीक है, तो ये आपकी 3214 किलोमीटर, यानी कि 3214 किलोमीटर इसकी लगभग लंबाई आती है, ठीक है। यानी कि सबसे उत्तरी बिंदु और दक्षिणी बिंदु के बीच की दूरी। ऐसे जगह अगर आप सबसे पश्चिमी बिंदु और सबसे पूर्वी बिंदु के बीच की दूरी देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे 29-33 किलोमीटर है, ठीक है। तो इससे हमें पता चला कि इन दोनों दूरियों में आपका कुछ डिफरेंस है, लगभग ये डिफरेंस आता है आपका 281 किलोमीटर का। तो पूरब पश्चिम और उत्तर दक्षिण विस्तार में भारत में 281 किलोमीटर का आपको डिफरेंस दिखता है। इससे हमें पता चलता है कि जो भारत की स्थिति है वो कैसी है, चतुष्कोणीय। लेकिन भारत का जो अक्षांशीय देशांतरी विस्तार है वो समान है, बट उसके बाद भी आपका इतना डिफरेंस क्यों आता है, इस पर भी हम आगे बात करेंगे, ठीक है। तो ये आपने देख लिया। इसके साथ आप क्या देखेंगे कि भैया हमारे जो हैं पूर्वी पश्चिमी जो बिंदु हैं वो कौन कौन से हैं, उत्तरी दक्षिणी जो बिंदु हैं लास्ट पॉइंट वो कौन से हैं। तो देखिए उत्तरी बिंदु या उत्तरतम बिंदु लिखा हुआ है इंदिरा कौल, जो कि लद्दाख में है। ऐसे ही आपका दक्षिणी बिंदु देखें तो आपका मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु आता है कन्याकुमारी, यानी कि केप कोमोरिन, जो कि तमिलनाडु में है, लेकिन ये केवल मुख्य भूमि का है। जबकि अगर आप देखें पूरा का पूरा जो द्वीप समूह को मिलाकर सबसे दक्षिणतम बिंदु, तो वो बनता है आपका यहाँ पर इंदिरा पॉइंट, अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित एक बिंदु, ठीक है, इंदिरा पॉइंट। इसी प्रकार अगर हम पश्चिमी पूर्वी बिंदु की बात करें तो सबसे पश्चिमी बिंदु गुजरात के गोहार मोती या फिर गौर मोता कहते हैं, ये आपका सबसे पश्चिमी बिंदु है। और सबसे पूर्वी बिंदु है आपका किबिथु, जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। तो ये आपने बिंदुओं की बात कर ली, आपने बात कर ली कि लंबाई चौड़ाई कितनी है भारत की। आप इसके बाद देख सकते हैं कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। जैसे यहाँ पे पाकिस्तान है, ठीक है, ये पड़ोसी देश है। यहीं से आप लोग शुरू करेंगे, क्योंकि यहाँ से गुजरात से ऊपर को आपकी जो सीमा आती है स्थलीय सीमा है भारत की, और इससे नीचे जो होगी वो जलीय सीमा होगी। कारण कि यहाँ से आपको चारों ओर पानी दिखाई देता है, ठीक है। ये हिंद महासागर का विस्तार है, यहाँ पे अरब सागर कहलाता है, ये बंगाल की खाड़ी और नीचे हिंद है। तो ये पूरी जलीय सीमा है। जबकि इससे ऊपर की जो सीमा आपकी आती है भारत की, इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। ये जो इससे ऊपर की सीमा है यहाँ से पूरी, ये स्थलीय सीमा है। तो अगर आप स्थलीय देश देखते हैं तो यहाँ पे पाएंगे पाकिस्तान है सबसे पहला, फिर इसके बाद आपका अफगानिस्तान, छोटी सी
सीमा बनाता है 106 किलोमीटर मात्र, ठीक है। इसके बाद आपका आता है यहाँ पे चाइना पूरा का पूरा, यहाँ पे आपका आ जाएगा नेपाल, यहाँ पे आ जाएगा आपका भूटान, और इसके बाद आपका ये म्यांमार है और बांग्लादेश है। ये आपके सब स्थलीय सीमा से लगे हुए देश है। तो इतना आप लोगों ने भारत के बारे में जान लिया। राजधानी सबको पता है नई दिल्ली है, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे जो आपको अपने भारत देश के बारे में पता होने चाहिए। इन फैक्टों को हम एक नोट्स के रूप में देख लेते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार आप एक केवल मानचित्र डाउनलोड करें, चाहे तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैंने बिल्कुल फिक्स कर दिया। अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं रोक के, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं इनके महत्वपूर्ण पॉइंट्स पे कि क्या क्या यहाँ पे ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपने अपने नोट्स में कवर करनी है। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, तो बिगनर्स हैं जो अभी शुरू कर रहे हैं और चाहते हैं कि आने वाली जो पुलिस भर्ती है, पटवारी ये पुलिस के साथ साथ आपका कनिष्ठ सहायक है और आपका वीडियो है, इनमें अगर सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि भैया समय है, अच्छे से बैठो। कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो तो उसे कम से कम आपने 3-4 घंटे देने पड़ेंगे, तो उसके नोट्स ज़रूर बनाइए, ताकि आपको चीज़ें जब आप लिखते हैं देखते हैं तो याद भी हो जाती हैं, और साथ साथ एग्जाम टाइम में रिवीजन करने के लिए आपको किताबें नहीं उठानी पड़ेंगी, बहुत ज़्यादा आसान पड़ जाएगा, ठीक है। और मैंने प्रयास किया हुआ कि किताब के सारे फैक्ट मैं आपको यहाँ पे कवर करा सकूँ। तो आगे चलते हैं। देखिए, इस वृहद भौगोलिक इकाई को, जो अभी हमने भारत देखा और उसके साथ साथ पड़ोसी देश देखे, ठीक है, उससे जुड़े हुए स्थलरुद्ध देश, तो इस वृहद भौगोलिक इकाई को भारतीय उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। तो भारतीय उपमहाद्वीप क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि महाद्वीप कहने का मतलब होता है एक ऐसा स्थलखंड जिसमें बहुत सारे देश सम्मिलित हैं, जिनकी कुछ अपनी सीमाएं हैं। लेकिन भारत के जो स्थलरुद्ध देश हैं वो कहीं ना कहीं हिंद महासागर से सामरिक रूप से जुड़े हुए हैं, व्यापारिक दृष्टि से जुड़े हुए हैं, और वो सारे के सारे भारत से सीमा साझा कर रहे हैं। तो हमने इन सभी को सम्मिलित रूप से क्या कहा? भारतीय उपमहाद्वीप, क्योंकि हिंद महासागर में भारत की स्थिति अपने आप में बहुत मजबूत है, मध्य में लगभग पाया जा रहा है, ठीक है। और ऊपर से आप लोग जानते हैं कि उत्तर में पूरी विशाल हिमालय पर्वतमाला है, जिससे कि भारत जो है चारों तरफ से पूरे बहुत अच्छी तरीके से सुरक्षित देश है। तो भारतीय उपमहाद्वीप की से संज्ञा दी जाती है, जिसके अंतर्गत कौन कौन से देश सम्मिलित हैं, ये क्वेश्चन बना हुआ है, तो आप लोग नोट करेंगे। इसके अंतर्गत कुल 7 देश आते हैं। कौन कौन से हैं? भारत अपने आप में होगा ही, ठीक है, क्योंकि भारतीय उपमहाद्वीप है तो ये तो आएगा ही। साथ में आपने सारे जो पड़ोसी देश देखे, जैसे बांग्लादेश है, भूटान है, नेपाल है। इसके साथ साथ दक्षिण में जो जल सीमा बनाते हैं, अरब सागर से लगा हुआ जो हमारा क्षेत्र है अरब सागर में, वो है लक्षद्वीप। उसके दक्षिण में जो देश आता है वो है मालदीव, ठीक है, तो ये भी हमारा पड़ोसी देश है। और ऐसे ही जो पूर्वी क्षेत्र है बंगाल की खाड़ी वाला, इसमें जो हमारा क्षेत्र है वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और उसके दक्षिण में आप लोग देखेंगे यहाँ से इंडोनेशिया का क्षेत्र शुरू होता है, और भारत की मुख्य भूमि जो तमिलनाडु है उससे लगा हुआ जो देश है वह है श्रीलंका, तो ये भी यहाँ पे सम्मिलित होता है, और साथ ही साथ पाकिस्तान। तो भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका, पाकिस्तान, ये 7 देश हैं जिनको सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? भारतीय उपमहाद्वीप। बहुत सी बुक्स ने इसमें से देश जो है 5 दिए हुए हैं, ठीक है, किसने 6 दिए हुए हैं। तो ये एनसीईआरटी का डेटा है, महेश बर्णवाल जी ने कवर किया हुआ है, इसलिए मैं कहूँगा कि आपसे इसके साथ ही चलें, आप 7 देश मान के चलें। बाकी आपको किसी एग्जाम में अगर एक क्वेश्चन दिखता है और उनने 5 माना है, तब आप उसे चेंज कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 1-2 बार एग्जाम में आया हुआ है। आप लोग चाहें तो जो घटना चक्र आती है उसमें चेक कर सकते हैं, वहाँ आपको दिखाई देगा कि साथ ही इसका आंसर दिया हुआ है, ठीक है। आगे चलें। भारत अक्षांशीय और देशांतर दृष्टि से क्रमशः उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब भारत की अक्षांशीय और देशांतरी स्थिति की बात कर रहे हैं हम लोग कि भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में है अक्षांशीय रूप से, और अगर देशांतरी रूप से देखें तो पूर्वी गोलार्ध का देश है। अब आप कैसे समझेंगे? बहुत से स्टूडेंट समझते हैं इस चीज़ को, जिनने पढ़ा हुआ है, जो नहीं समझते हैं, जो अभी शुरू कर रहे हैं, उनको मैं बता देता हूँ कि कैसे हम अक्षांशीय और देशांतरी दृष्टि से किसी स्थान को देखते हैं और क्या होते हैं अक्षांश देशांतर। इसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी में आप देखेंगे। ये आपकी पृथ्वी है, मान लीजिए पृथ्वी है, ठीक है। इस पृथ्वी को हमने समझने के लिए या फिर इसमें किसी भी स्थान की विशेष स्थिति को देखने के लिए हमने क्या किया? ऐसे बांट दिया, काल्पनिक रूप से बांटा है, ठीक है। ये रेखाएं एग्जिस्ट नहीं करती हैं, मैं आपको क्लियर कर दूं, ये रेखाएं वास्तव में एग्जिस्ट नहीं करती हैं। हमने काल्पनिक रूप से केवल स्थिति का पता लगाने के लिए, किसी भी स्थान विशेष की स्थिति का पता लगाने के लिए हमने इन रेखाओं को बनाया हुआ है। तो ये आपकी जो रेखा है जिसने पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटा, तो ये बीचों बीच से गुजरी, इसे कहा जाता है आपका विषुवत रेखा या भू मध्य रेखा, ठीक है। ये पूरी भू है, पृथ्वी है, भू मतलब पृथ्वी, ठीक है, और इस भू के मध्य से जो गुजरेगी भूमध्य रेखा, इसे हमने मान लिया 0 डिग्री। इसके बाद हमने क्या किया? इस 0 डिग्री के केंद्र से पूरा अपना प्रकार उठाया, ठीक है, पेंसिल उठाई, और वहाँ से हमने पटरी और चांदा की सहायता से डिग्री नापते गए, कोण नापते गए, और एक एक डिग्री के कोण पर हम लोग लाइनें खींचते गए, ठीक है। आप लोग कैसे अक्षांश और देशांतर को यहाँ पे
निश्चित करते हैं उसको हम अगली वीडियो में कवर करेंगे जरूर, जब हम अक्षांश देशांतर पढ़े होंगे। मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूंगा कि कैसे आपका एक एक डिग्री पे अक्षांश बनते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, इस केंद्र से एक एक डिग्री की दूरी पर रेखाएं खींचते हैं। हमने एक खींची है काल्पनिक रूप से, ऐसे करके रेखाएं खींच दी। ठीक है, और कहाँ तक खींचेंगे, आपका ये एक रेखा है, इस पे जो बिंदु है, इस बिंदु पर अगर कोण देखते हैं अगर आप, तो आप पाएंगे कि 360 डिग्री का, ठीक है, पूरा गोला बन जाता है। लेकिन जैसे आप इससे ऊपर की ओर ऐसे ऐसे खींचते जाते हैं रेखाएं, तो आपको अलग अलग कोण दिखाई देंगे, यहाँ से ऐसे करके अलग अलग कोण, और एक स्थिति आएगी जब सीधी रेखा बन जाएगी, ये कोण होगा आपका 90 डिग्री का। इसके बाद जब आप आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आएगा, तो ये कोण 90 डिग्री से कुछ कम हो जाएगा और यहाँ के किसी कोण के बराबर होगा, इसलिए मैक्सिमम कोण 90 डिग्री का ही बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कहाँ तक जाएंगे, 90 डिग्री तक, ऐसे ही दक्षिण में भी 90 डिग्री तक। तो आपका 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक हमने कुछ रेखाएं खींची हुई हैं। ये रेखाएं हमेशा जो बीचों बीच खींची गई रेखा है भूमध्य रेखा, इस रेखा के समानांतर होती हैं, अर्थात इनके बीच की दूरी सभी जगह समान होती है, इसीलिए हम इन्हीं रेखाओं को कहते हैं आपका अक्षांश रेखाएं। तो अक्षांश रेखाओं की प्रॉपर्टी क्या होगी, भूमध्य रेखा के हमेशा समानांतर होते हैं, इनके बीच की दूरी सदैव क्या होती है, बराबर होती है। ये पॉइंट आप याद रखें, आगे काम आएगा। ठीक है, इन्हें अक्षांश कहते हैं। तो भारत जो है अक्षांश की बात करें तो इस 0 डिग्री से ऊपर है। अभी हमने पढ़ा ना कि 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता है भारत। ठीक है, तो आपको पता होगा कि ये 0 डिग्री है, तो इससे नीचे जाएंगे तब भी हम 1 2 3 4 90 तक गिनेंगे। ठीक है, और इससे ऊपर जाएंगे तब भी हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 कोण गिनते जाएंगे और 90 तक जाएंगे। तो यहाँ से गिनते गिनते कहीं यहाँ पर 8 डिग्री पड़ता होगा। तो ये जो रेखा है ये भारत को या फिर इस अर्थ को 2 भागों में बांट रही है। ठीक है, इस पृथ्वी को 2 भागों में, उत्तर का जो आधा गोला है यानी कि गोलार्ध है, उसे हम कहेंगे उत्तरी गोलार्ध। दक्षिण का जो आधा गोला है यानी कि ये वाला भाग, इसे हम कहेंगे दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, तो भारत जो है 8 डिग्री से शुरू होता है तो यहाँ कहीं होगा, तो ये उत्तरी गोलार्ध का देश हुआ। इसी प्रकार हमने स्थिति को और ज़्यादा स्पष्ट करने के लिए क्या किया, इसे जैसे कि हमने ऐसे बांटा था पृथ्वी को, अब हम इसे ऐसे भी बांटते हैं। कैसे, देखिए इसको मैं बना देता हूँ। ठीक है, हम इस पृथ्वी को अब खड़े में भी बांटते हैं, यानी कि ऐसे भी बांट लिया हमने, और ऐसे बांटा, ऐसे करके एक एक डिग्री पे हमने यहाँ भी रेखाएं खींच ली। अभी हमने ऐसे बांटा था। ठीक है, ये भूमध्य रेखा ही है। तो इसी प्रकार जब हमने खड़ी रेखा डाली ऊपर से नीचे, तो इसे भी 0 डिग्री कहा गया। ठीक है, लेकिन ये क्या कहलाई आपकी, ये लंदन के ग्रीनविच से गुजरने के कारण 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा या इसे अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा कहा जाता है। ठीक है, तो ये 0 डिग्री थी और इससे एक एक डिग्री पे हमने यहाँ भी रेखाएं खींची। इन रेखाओं को नाम दिया था देशांतर। कारण क्या है कि जब आप इस रेखा से आगे की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को एक देश यहाँ पे दिखेगा तो दूसरा देश यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, यानी कि देशों में अंतर आता है, तो इसलिए हमने इन्हें नॉर्मली देशांतर कह दिया। तो ये जो आपका ऐसे करके रेखाएं पड़ेंगी यहाँ, तो आप देखेंगे कि भारत जो है इस बीच की जो 0 डिग्री है इस रेखा के पूर्व में स्थित है, यानी कि यहाँ कहीं भारत स्थित है, और इस रेखा के उत्तर में स्थित है, यानी कि यहाँ पे है। तो ये भारत की जो स्थिति है ये अगर आप अक्षांश की स्थिति से देखें तो उत्तरी गोलार्ध में है, और देशांतर की स्थिति देखें तो पूर्वी देशांतर में, क्योंकि इस रेखा के यहाँ को पश्चिमी देशांतर, इससे यहाँ पूर्व देशांतर। तो ये है कि भारत जो है अक्षांशीय और देशांतरिक दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा क्या होते हैं अक्षांश देशांतर और भारत की स्थिति हमने कैसे जानी। ठीक है, जब हम अक्षांश देशांतर की वीडियो लाएंगे तो उसमें हम बहुत डिटेल में इस पर बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं। भारत की मुख्य भूमि का विस्तार, जैसा कि अभी हमने मैप में देख लिया, भारत की मुख्य भूमि का विस्तार यहाँ से 8 डिग्री 4 मिनट से, ठीक है, और 37 डिग्री 6 मिनट तक जाता है। तो इसको हम अब पॉइंट के माध्यम से समझ लेते हैं। तो भारत की मुख्य भूमि का विस्तार दक्षिण से उत्तर बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक उत्तरी अक्षांश में भारत फैला हुआ है। जबकि हम देशांतर की बात करें तो पश्चिम से पूर्व जाने पर 68 डिग्री 7 मिनट जो कि गुजरात में था, यहाँ से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट यानी कि अरुणाचल के किबिथु तक ये इसका विस्तार है, जिसे हम कहेंगे पूर्वी देशांतर में। ठीक है, तो ये भारत की मुख्य भूमि का विस्तार हो गया। लेकिन इसमें अभी हमने द्वीप समूह इंक्लूड नहीं किए हैं। तो द्वीप समूह को अगर इंक्लूड करते हैं तब क्या स्थिति होगी, देखिए। तो द्वीपों सहित भारत का जो दक्षिण में विस्तार है ये आपका 8 डिग्री से शुरू ना होकर 6 डिग्री 45 मिनट से शुरू होता है, यानी कि ये भूमध्य रेखा थी माना 0 डिग्री, तो हमने कहा भारत की स्थिति यहाँ पे है 8 डिग्री पे, लेकिन ये भारत की मुख्य भूमि है, यानी कि कौन सा हिस्सा है ये वाला हिस्सा, तमिलनाडु वाला, ठीक है, कन्याकुमारी वाला। लेकिन अगर हम देखें अंडमान निकोबार को तो थोड़ा सा नीचे तक आता है, यानी कि भूमध्य रेखा से लगभग 876 डिग्री ऊपर तक पहुंचता है। तो यहाँ पे जो बिंदु है ये है आपका इंदिरा पॉइंट। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा इंदिरा पॉइंट, जो कहाँ पे स्थित है, इससे थोड़ा नीचे है। तो आप लोग जानते हैं भैया 0 से हमने शुरू किया ऊपर की ओर, तो 1 2 3 4 शुरू किया होगा, और यहाँ पे 8 आया है, तो 6 कहाँ आएगा, इससे थोड़ा नीचे यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, भूमध्य रेखा के और नज़दीक। तो आपका जो द्वीपों सहित हम भारत का विस्तार देखेंगे तो ये 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू हो जाता है।
भले ये इस कन्याकुमारी से दक्षिण में है, लेकिन अगर हम 0 डिग्री के परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये अभी भी उत्तरी गोलार्ध में ही है, इसलिए इसने लिखा हुआ है उत्तरी अक्षांश, क्योंकि इससे उत्तर में जितनी अक्षांश रेखाएं होंगी उत्तरी अक्षांश, इसके दक्षिण में जितनी होंगी वो दक्षिणी अक्षांश होंगी। ठीक है, तो आगे चलते हैं। देखिए लिखा है, इस प्रकार संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार देखते हैं। तो प्रश्न को आप लोग देखेंगे एग्जाम में और अच्छे से समझेंगे कि पूछा क्या है, मुख्य भूमि का विस्तार पूछा है या संपूर्ण भारत का विस्तार पूछा है। तो अगर हम संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार देखें तो ये 6 डिग्री 45 मिनट यानी कि अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार पर स्थित इंदिरा पॉइंट से शुरू होकर 37 डिग्री 6 मिनट यानी इंदिरा कॉल जम्मू कश्मीर में जो है यहाँ तक जाता है, और ये कौन सा अक्षांश है, उत्तरी। ठीक है, तो ये भारत का संपूर्ण विस्तार है और ये भारत का मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री से होगा। ठीक है, आगे चलते हैं कि भारत के जो पूर्वी पश्चिम बिंदु हैं इनकी बात कर लेते हैं। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु हमने बात कर ली किबिथु है अरुणाचल प्रदेश में, और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में स्थित है। ठीक है, इसकी स्थिति ये है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि किबिथु में आपका जनरल विपिन रावत से संबंधित कोई एक महाविद्यालय या फिर जो भी संस्थान है उसका नाम रखा गया है, कौन सा है, आप लोग कमेंट करके बताएं। ठीक है, आगे चलते हैं। सबसे पश्चिमी बिंदु देख लेते हैं, तो यह है आपका गौर मोता या फिर गुहार मोती, जो कि कहाँ है, गुजरात में स्थित है, कच्छ के रण के आसपास, और ये आपका 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। सबसे उत्तरी बिंदु की बात करें तो ये आपका इंदिरा कॉल है, जो कि लद्दाख में स्थित है। पहले जम्मू कश्मीर थी इसकी स्थिति, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को जब आपका जम्मू कश्मीर को बांट दिया गया लद्दाख और जम्मू में, तो यूनियन टेरिटरी बन गई, 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गए, तो अब ये बिंदु आपका आ गया कहाँ, लद्दाख में, और ये 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। आगे चलिए, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, यहाँ पे ध्यान रखें इस शब्द को, मुख्य भूमि लिखा हुआ है, तो मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन होगा, कन्याकुमारी या केप कैमोरिन, जो कि कहाँ है आपका, तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ठीक है, ये अपने आप में एक द्वीप है भैया, या द्वीप कहें या फिर आप लोग कहें अंतरीप। अंतरीप क्या होता है ये चीज़ हम आगे बात करेंगे, अभी मैं आपको एक जनरल आइडिया दे देता हूँ कि जब आपने देखा कि भारत जो है ऐसा करके, इसका जो दक्षिणी हिस्सा है वो कुछ इस प्रकार का है भारत का। ठीक है, ये इस प्रकार का दक्षिणी हिस्सा है, और ये यहाँ से पूरा समुद्र से घिरा है, दक्षिण में हिंद महासागर, पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी। तो जो भी स्थलखंड का मुख्य भाग जो है 3 ओर से जल से घिरा हो, इसे कहते हैं प्रायद्वीप। लेकिन इस मुख्य भाग का कोई एक छोटा सा हिस्सा, ये मुख्य भाग है, इसका एक छोटा सा संकरा, पतला और संकरा हिस्सा अगर जल में आगे की ओर बढ़ जाए तो ये भी क्या हो जाएगा, जल में 3 ओर से घिर जाएगा। यहाँ अरब की सागर होगा, यहाँ पे हिंद महासागर होगा, सॉरी बंगाल की खाड़ी, और यहाँ हिंद। तो ये 3 ओर से जल से घिर गया है, लेकिन ये मुख्य स्थल भाग का एक छोटा सा संकरा हिस्सा है, इसी को कहा जाता है आपका अंतरीप। ठीक है, तो इतना आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो जो भारत का जो कन्याकुमारी है या केप कैमोरिन अंतरीप है, ये अपने आप में एक द्वीप की तरह है या अंतरीप की तरह है। ठीक है, तो ये ध्यान रखें, और इसकी स्थिति क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट। जबकि हम भारत का दक्षिणतम बिंदु देखें, अगर ये तो मुख्य भूमि का था दक्षिणी बिंदु, लेकिन दक्षिणतम बिंदु देखें तो ये इंदिरा पॉइंट होगा, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है, और ये 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर अपनी स्थिति दिखाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखें। आगे देखें, ये जो आपका ग्रेट निकोबार पर स्थित इंदिरा पॉइंट था, इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट पूछे जा सकते हैं और पहले पूछे गए हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान में रखें, ये आपका 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, पहला महत्वपूर्ण पॉइंट। दूसरा, ये आपका अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। तीसरा पॉइंट, 2004 में आई सुनामी के कारण यह समुद्र में जलमग्न हो गया था। ये प्रश्न पूछेगा भैया आगे में एग्जाम्स में, आप लोग देखेंगे कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पे या तो सन चेंज कर देगा या सीधा फैक्ट दे देगा कि ये 2004 में सुनामी में डूब गया था। कौन सा, जो आपका इंदिरा पॉइंट है, तो आप लोगों ने ध्यान रखना है ऐसा हुआ था। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट है, इस बिंदु को पहले पिग्मिलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट कहा जाता था। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि भूमध्य रेखा से, जो अभी हमने देखा 0 डिग्री अक्षांश से पृथ्वी के बीच से जाने वाली एक क्षैतिज रेखा, तो इस रेखा से इसकी जो टोटल दूरी है, यानी कि इसकी स्थिति थी 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश में, तो आपका 0 डिग्री से 6 डिग्री 45 मिनट तक की जो टोटल डिस्टेंस है वो है 876 किलोमीटर। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो भूमध्य रेखा से इंदिरा पॉइंट की दूरी कितनी है, 876। वहाँ पे आपको 776, 676 इस प्रकार का कुछ देगा, तो आप लोग ध्यान में रखें। अब आगे देखिए, भारत के द्वीप समूह, तो हमारे पास 2 द्वीप समूह हैं। दक्षिण पूर्व में अगर हम बात करें, यानी कि ये भारत है। ठीक है, हमने देखा कि यहाँ पे हिंद महासागर का विस्तार है, लेकिन इस भारत के मुख्य स्थलखंड ने हिंद महासागर को 3 भागों में बांटा। पश्चिम का भाग कहलाया अरब सागर, पूर्व का भाग कहलाया बंगाल की खाड़ी, और दक्षिण का भाग कहलाया हिंद महासागर। जो पश्चिम वाला भाग है, इसमें स्थित है आपका अरब सागर, और यहाँ पे जो द्वीप है हमारा, ठीक है, दक्षिण पश्चिम वाले हिस्से में, ये है आपका लक्षद्वीप समूह। ठीक है, जो कि अरब सागर में है। और जब हम पूर्व की बात करते हैं, यानी कि दक्षिण पूर्व
गुरु की बात, तो ये वाला क्षेत्र कहलाता है आपका बंगाल की खाड़ी। इसमें स्थित जो द्वीप समूह है ये है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। ये सभी लोग जानते हैं, मैप में देख सकते हैं, ठीक है। तो ये भारत के द्वीपों की स्थिति है। अब हम देख लेते हैं कि भारत का जो अक्षांशीय या देशांतरी विस्तार है इसका प्रभाव क्या है। तो अभी मैंने बात की कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। आपने देखा कि भैया अक्षांशीय विस्तार मुख्य भूमि का है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक, ठीक है। यानी कि टोटल कितना हुआ, लगभग ये 30 डिग्री के आसपास आएगा। जब आप 37 डिग्री 6 मिनट में से 8 डिग्री 4 मिनट घटाते हैं तब आपका आएगा लगभग 30 डिग्री के आसपास, ठीक है। और इसी प्रकार हमने देखा देशांतरी विस्तार जो कि आपका 68/7 से 97/25 तक जाता है। इसको भी अगर आप 97/25 में से घटाते हैं तब भी आप पाएंगे लगभग 30 डिग्री, ठीक है। तो आप लोग देखेंगे कि ये जो भारत का अक्षांशीय या देशांतरी विस्तार है ये कितना है पूछा जाता है, तो आप ध्यान रखें कि लगभग 30 डिग्री के आसपास है। जबकि कहाँ से कहाँ तक है पूछा जाता है तब आप बताएंगे कि देश अक्षांशीय विस्तार 8 से 37 और देशांतरी है 68 से 97, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान में रखें, इन शब्दावलियों को आप लोग ध्यान में रखें, वहाँ पर कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो भारत का जो अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार है लगभग बराबर है 30 डिग्री। अब इतना ज़्यादा अक्षांशीय या देशांतरी विस्तार है भारत का, इतने बड़े देशांतरी या अक्षांतरी क्षेत्र में फैला हुआ है, तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है भारत की स्थिति पर या फिर भारत का जो जलवायु है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस पर हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हेडिंग डाली हुई है अक्षांशीय या देशांतरी विस्तार का प्रभाव। तो देखिए भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरी विस्तार लगभग समान है और कितना है, लगभग 30 डिग्री के आसपास है। बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखें। परंतु भूमि पर दोनों की वास्तविक दूरी समान नहीं है। अब भूमि पर दोनों की वास्तविक दूरी समान नहीं है का मतलब क्या हुआ, अभी हमने देखा कि उत्तर से दक्षिण तक इसकी वास्तविक दूरी 3214 किलोमीटर है, यानी कि ये वाली जो डिस्टेंस है, ठीक है, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। लेकिन पूर्व से पश्चिम की इसकी दूरी है 2933 किलोमीटर, यानी कि गुजरात से लेकर अरुणाचल की जो बीच की दूरी है वो 2933 है। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो लगभग 281 किलोमीटर है। तो भैया ये डिफरेंस क्यों आया, जबकि इन दोनों का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार बराबर है, लगभग 30 डिग्री के आसपास है। तो इसमें इतना ज़्यादा डिफरेंस क्यों आ गया इस दूरी में, वो इसीलिए आया मेरे भैया क्योंकि अभी मैंने बताया था कि जो आपका अक्षांश रेखाएं होती हैं ये रेखाएं भूमध्य रेखा यानी 0 डिग्री के हमेशा समानांतर होती हैं, चाहे दक्षिण में जाएं उत्तर में जाएं, अर्थात इनके बीच की दूरी सदैव बराबर होगी। लेकिन जो आपकी देशांतर रेखाएं होती हैं यानी कि ऊपर से नीचे वाली, ये रेखाएं उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर एक बिंदु पर मिलती हैं, यानी कि ऐसे खींची हुई हैं। ये रेखाएं समांतर नहीं है। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि भूमध्य रेखा के आसपास इनके बीच की दूरी सर्वाधिक होगी और ऊपर की ओर जैसे जाएंगे इनकी बीच की दूरी घटते घटते उत्तरी ध्रुव पर एक बिंदु पर मिल जाएंगे तो 0 हो जाएगी। और यही कारण है कि जो आपका यहाँ पे हम वास्तविक दूरी देखते हैं भारत की, वो लंबाई और चौड़ाई में 281 किलोमीटर का अंतर दिखाती है, ठीक है। तो आपको समझ में आएगा कि ऐसा क्यों होता है, तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं, अक्षांशीय विस्तार का प्रभाव देख लेते हैं सबसे पहले, फिर हम देखेंगे देशांतरी विस्तार का भारत की भौगोलिक स्थिति पर प्रभाव, ठीक है। तो अक्षांशीय विस्तार आप लोग समझ गए होंगे, जो ये रेखाएं हैं पड़ी हुई रेखाएं, क्षैतिज रेखाएं, ठीक है, उत्तर की ओर या दक्षिण की ओर, इनका प्रभाव हम देख रहे हैं। तो देखिए जो आपकी अक्षांशीय रेखाएं हैं इनमें से 3 रेखाएं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। पहली रेखा तो जो बीचों बीच से गुजरती है यानी कि 0 डिग्री, इसे कहते हैं भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, ठीक है। इसके 23.5 डिग्री उत्तर की ओर जाएं तो यहाँ पर एक रेखा मिलती है आपको 23 डिग्री 30 मिनट पर, ठीक है। बहुत से लोग 23 डिग्री 5 मिनट लिखे रहते हैं, कन्फ्यूज़ नहीं होना है। यहाँ पे जो समय के हिसाब से चलता है तो 23 डिग्री 30 मिनट भी सही है और इसे कहा जाता है 23.5 डिग्री, ठीक है। तो चाहे आप 23 डिग्री 30 मिनट लिखें या फिर आप लोग 23.5 डिग्री लिखें या फिर आप 23 सही 1/2 लिखें, सबका मतलब वही है, ठीक है। और इसी प्रकार इसके दक्षिण में भी एक रेखा है जो कि 23.5 डिग्री पर ही स्थित है, 23 डिग्री 23 सही 1/2 डिग्री पे, ठीक है। तो ये दोनों रेखाएं जो हैं ये बहुत महत्वपूर्ण स्थिति यहाँ पे दिखाती हैं और इनका इसलिए नाम रखा हुआ है। देखिए जो उत्तर की रेखा है इस 0 डिग्री से उत्तर में जो स्थित है 23.5 डिग्री पे, इसे कहा जाता है आपका कर्क रेखा। और इसी प्रकार इस 0 डिग्री से 23.5 डिग्री जो दक्षिण में स्थित है इसे कहा जाता है मकर रेखा, ठीक है। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पे जो आपका क्षेत्र है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच की जो स्थिति है, जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में सूर्य की किरणें वर्ष भर सीधी पड़ती हैं, यानी कि यहाँ पे अगर सूर्य है तो इसकी किरणें लगभग सीधी पड़ती हैं। इसी कारण से इस क्षेत्र का तापमान सर्वाधिक रहता है
और इस क्षेत्र को कहा जाता है आपका उष्ण कटिबंध, ठीक है। जबकि इससे ऊपर की अगर हम बात करें, क्योंकि ये तो 23.5 है, हमने जाना तो 90 तक है ना, तो यहाँ तक जैसे हम ऊपर को जाएंगे तो सूर्य की किरण अब हल्की हल्की तिरछी होना शुरू हो जाएंगी, और यहाँ 90 डिग्री पे आप देखेंगे कि सूर्य की किरणें बहुत ज़्यादा तिरछी हो जाती हैं, इतनी तिरछी कि यहाँ पे दिन की अवधि में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ जाता है, ठीक है। इसी प्रकार दक्षिण में भी होगा जब हम 90 डिग्री तक जाएंगे। तो इसीलिए ये जो कटिबंध है 23.5 डिग्री उत्तर से दक्षिण के बीच, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी। इससे क्या होगा, भौगोलिक जो दशाएं हैं, जलवायु दशाएं हैं, उनमें बहुत ज़्यादा अंतर आ जाएगा इन कंपेयर टू जो उत्तरी क्षेत्र की दशाएं हैं, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। अब देखिए कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री, यहाँ तक हमने कहा उष्ण कटिबंध है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्षेत्र है। तो ये कमाल की बात है कि कर्क रेखा जो कि 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश में है, ये भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है और भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। तो जाहिर सी बात है इसका भारत की जलवायु पर प्रभाव पड़ता होगा, ठीक है। तो जिसका दक्षिणी हिस्सा, अब ये जो कर्क रेखा है, हमने कहा कि ये 0 डिग्री है और यहाँ 27 डिग्री में कर्क है, तो मैंने कहा इससे दक्षिण का पूरा क्षेत्र क्या है, उष्ण कटिबंध है। और इसके उत्तर का क्या कहलाएगा, थोड़ा कम गर्म होगा तो इसे उप उष्ण कहेंगे, तो उपोष्ण कटिबंध, ठीक है। या इसे आपका कोष्ण शीतोष्ण कटिबंध भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखेंगे कि भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांट रही है कर्क रेखा। इस कारण से भारत में कर्क रेखा के जो दक्षिण का हिस्सा है वो तो उष्ण कटिबंध में आएगा, लेकिन इसका जो उत्तरी हिस्सा है वो उपोष्ण कटिबंध या फिर कोष्ण शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है, ठीक है। तो ये आपका सभी लोग जानते हैं इसको, तो एग्जामिनर हो सकता है ऐसे ना दे और इसको दे दे, तो ये भी नाम आपने याद रखना है, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे कि भारत में क्या है, जो अगर आप तापमान की स्थिति देखें तो कर्क रेखा के दक्षिण वाले जो राज्य हैं उनमें तापमान ज़्यादा रहता होगा इन कंपेयर टू उत्तर भारत के राज्यों में। इसीलिए उत्तर भारत के राज्यों में जो हिमालय है उसमें बहुत ज़्यादा हिमपात होता रहता है, यहाँ जो है आपका शीत ऋतु आती है, उसमें बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। लेकिन दक्षिण भारत में देखेंगे आप ऐसा परिवर्तन बहुत कम होता है, ठीक है। यानी कि ऐसा नहीं होगा कि वहाँ पे जाड़ों के दिन आए हैं और बहुत ज़्यादा ठंड पड़ी है, ऐसा नहीं होता है जनरली। ये कमाल की चीज़ें हैं, ठीक है। आगे देखिए भारत का विस्तार, इसका अर्थ हुआ कि भारत का जो विस्तार है उष्ण और उपोष्ण दोनों ही कटिबंध में, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसे डायरेक्ट आपका पूछा जा सकता है। तो भारत का विस्तार उष्ण और उपोष्ण दोनों ही कटिबंध में है, ठीक है। कारण आप लोग जानते हैं कर्क रेखा इससे मध्य से गुजरती है। कर्क रेखा 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है और भारत के 8 राज्यों से जाती है, और उन 8 राज्यों के बारे में पहले से क्वेश्चन पूछता आ रहा है आयोग, ठीक है। तो आगे भी पूछ सकता है कौन कौन से वो 8 राज्य हैं जहां से इतनी महत्वपूर्ण रेखा गुजरती है, ठीक है। तो उन 8 राज्यों के नाम हैं, मैं एक ट्रिक दे रहा हूं, आप लोग लिख लें इस ट्रिक को और नोट कर लें, ठीक है। इस ट्रिक को बार बार बोलें, एक हफ्ते में आपको याद हो जाएगी, और गारंटी दे रहा हूँ कि सीक्वेंस वाइज ये राज्य हैं, कहीं से कहीं तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। भले ही आपको सीक्वेंस वाइज पूछ ले पूर्व से पश्चिम, भले ही आपको पूछ ले पश्चिम से पूर्व की ओर, ठीक है, या पूर्व से पश्चिम की ओर पूछे, या भले ही आपसे पूछ ले कि कौन कौन से स्थित हैं कौन से नहीं हैं, आप क्लियर कर जाएंगे। देखो गरम छछपत्रम का मतलब क्या है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और यहाँ पे मिजोरम, ठीक है। तो ये 8 राज्य हैं जहाँ से आपकी कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। गरम छज पत्रम ऐसे करके आप लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ पे मैंने सारे के सारे नोट किए हुए, तो इन्हें आप लोग नोट कर लें। आगे देखिए भारत का अक्षांशीय विस्तार लगभग 30 डिग्री है, ये मैंने बता दिया आपको। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, 30 डिग्री, और देशांतरे भी लगभग इतना ही है, ठीक है, 29 दशमलव कुछ आता है, तो ध्यान रखें। अधिक अक्षांशीय विस्तार के कारण, अब 30 डिग्री विस्तार है यानी कि बहुत ज़्यादा है, लगभग आप लोगों ने देखा होगा 3214 किलोमीटर की डिस्टेंस में फैला हुआ है। तो इतना ज़्यादा अक्षांशीय विस्तार होने का जो रीजन है यहाँ पे, सॉरी इसका जो प्रभाव है, ये प्रभाव दिन और रात की अवधि पर भी पड़ता है, ठीक है। कैसे, आप लोग देखेंगे कि जो केरल है सबसे दक्षिण में है, तो केरल में सबसे छोटे और सबसे बड़े दिन में मात्र 45 मिनट का अंतर है। सबसे लंबा दिन यहाँ 10 घंटे का होता है, तो सबसे छोटा दिन आपका 9 घंटे 15 मिनट का हो रहा होगा, इस तरीके का कुछ, ठीक है। लेकिन वहीं अगर आप लेह लद्दाख की बात करते हैं, जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, तो यहाँ पर ये अंतर 5 घंटे का हो जाता है। अर्थात आप लोग समझ सकते हैं कि भैया जाड़ों के जो गर्मियों के दिनों में अगर आपका जो शाम हो रही है वो 6 बजे हो रही है यहाँ, तो जाड़ों के दिनों में वो शाम आपकी 2 ही बजे हो जा रही होगी, या फिर 2 बजे भी कहाँ, 1 ही बजे हो जा रही होगी, ठीक है, 1 बजे शाम हो जा रही है। इतना ज़्यादा अंतर क्यों पड़ा, इतना ज़्यादा अंतर पड़ने का वही कारण है कि जो सूर्य है इसकी रोशनी आपकी 0 डिग्री से लेकर 27 डिग्री तक तो सीधी पड़ेगी, लेकिन 90 डिग्री के आसपास जाते जाते किरणें इतनी ज़्यादा तिरछी हो जाएंगी कि उस क्षेत्र को आपका पूरा प्रकाश नहीं मिल पाएगा, यानी कि सूर्य तब भी कम मिलेगा, प्रकाश भी कम मिलेगा। इस वजह से दिन की अवधि में बहुत ज़्यादा प्रभाव यहाँ पे पड़ जाएगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं समझना है कि दिन की
अवधि में प्रभाव पड़ने का मतलब कि केरल में 24 घंटे का दिन होता है तो आपका जम्मू कश्मीर में 18 घंटे का दिन होता होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। दिन 24 घंटे का ही रहेगा पूरा, लेकिन सूर्य की किरणें जो हैं वो कम मिलने के कारण से प्रकाश की अवधि कम हो जाती है, ठीक है। कहीं पे आपका जो सबसे लंबा दिन है वो 10 घंटे का है और सबसे छोटा दिन 5 घंटे का 8 घंटे का हो रहा है, तो यहाँ पे 5 घंटे का हो जाएगा, इस प्रकार का अंतर आता है, ठीक है। आगे देखें, विषुवत रेखा से काफ़ी दूर स्थित होने के कारण जम्मू कश्मीर में सूर्यातप भी कम मिलता है और इसी वजह से क्या होता है, शीत ऋतु में यहाँ पे अत्यधिक ठंड पड़ जाती है, ठीक है। तो ये भी एक कारण है, सूर्यातप कहने का मतलब सूर्य की रोशनी या प्रकाश, ठीक है। इसके विपरीत अगर हम भारत का दक्षिणी भाग देखते हैं जिनमें केरल तमिलनाडु राज्य आते हैं, यहाँ पर सूर्यातप अधिक मिलता है, तो इसी वजह से यहाँ पर शीत ऋतु पूरी तरीके से प्रभावी नहीं हो पाती है। शीत ऋतु में बहुत ज़्यादा ठंड यहाँ पे नहीं पड़ेगी, नॉर्मल ही रहेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे बरसात का सीजन आता है, हल्की गर्मी और हल्का ठंडा, उस तरीके का रहता है यहाँ शीत ऋतु, ठीक। अब हम देख लेते हैं देशांतरी विस्तार का प्रभाव। ये हमने देखा अक्षांश का, अब देशांतर का देखें। तो देशांतरी कहने का मतलब ये खड़ी रेखाएं हैं, ठीक है, ऐसे करके। अब मैंने ये दूर दूर बना दी हैं, ऐसे समानांतर नहीं होती, ये सारी एक बिंदु पर मिलती हैं, ऐसे ये उत्तरी ध्रुव पर, और ऐसे ही दक्षिणी ध्रुव पर भी एक बिंदु पर मिलेंगी ये रेखाएं, ठीक है। तो भूमध्य रेखा पर इनकी दूरी सर्वाधिक होगी, जबकि उत्तर में इनकी दूरी सबसे कम होती है, ठीक है। तो जो देशांतरी रेखाएं हैं इनका क्या प्रभाव पड़ता है, देखो। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो पृथ्वी है इसको बांटने के लिए ऐसे बीच से एक रेखा खींची होगी, जैसे हमने यहाँ पे अक्षांश रेखाओं में भूमध्य रेखा खींची थी, ऐसे देशांतर रेखाओं में भी एक भूमध्य रेखा हमने यहाँ खींची। इसे कहा जाता है 0 डिग्री देशांतर। इस रेखा से पता चलता है समय का, इसलिए इसे अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा, यामयोत्तर रेखा या तिथि रेखा भी कहा जाता है, ठीक है। ये सारे पॉइंट आप याद रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा, यामयोत्तर रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, या फिर 0 डिग्री जो आपका ग्रीनविच से गुजरती है तो ग्रीनविच रेखा, ये सारे नाम इसी के हैं, तो सब याद रखें। देखो, अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा जिसे यामयोत्तर भी कहा जाता है, ये 0 डिग्री देशांतर है, जो कि ये वाली है, मैंने बता दिया। ये लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है, यहाँ पे कहीं लंदन का ग्रीनविच पड़ता है और यहीं पे सबसे पहले इसका निर्धारण किया गया था, इसीलिए इस रेखा का नाम ही क्या है, ग्रीनविच रेखा, ठीक है। और यहाँ पर इस रेखा पर लंदन में जो समय हो रहा होगा इस समय, उसे कहा जाता है ग्रीनविच मीन टाइम, यानी कि GMT, ठीक है। तो ग्रीनविच मीन टाइम के परिप्रेक्ष्य में ही हमारे देश का या अन्य जितने भी देश हैं उन सभी देशों का समय कैलकुलेट किया जाता है, और इसी आधार पर उन सभी देशों में मानक समय रेखाएं बनी हुई हैं, वो सब उसके गुणांक के आधार पर बनी हुई हैं, और उससे हमारे देश में या फिर अन्य देशों में जो है समय का निर्धारण हो पाता है, ठीक है। वरना क्या होता है, देशांतरी विस्तार इतना ज़्यादा है कि समय का पता ही नहीं चलता, कहीं पे 5 बज रहे हैं तो अभी यहाँ दूसरी जगह 10 बज रहे हैं, ठीक है। जितना देशांतर बढ़ता जाता आगे की ओर उतना ज़्यादा समय में डिफरेंस आता जाता, लेकिन ऐसा नहीं है, सभी जगह एक समय होने का कारण ये है ग्रीनविच रेखा का निर्धारण, ठीक है। आगे देखें, भारत की मानक समय रेखा कौन सी है, ये तो अंतर्राष्ट्रीय है GMT, ग्रीनविच मीन टाइम, लेकिन भारत की जो मानक समय रेखा है ये है आपकी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ये कहाँ पर स्थित है ये जानना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो भारत का मैप उठाओ, उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र देखो, इस पे आप पाएंगे 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर जो है प्रयागराज इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर नामक स्थान से होकर गुजरती है, ठीक है। बहुत सारी जगहों में इलाहाबाद भी लिखा हुआ है सीधे, ठीक है। जो पुरानी बुक्स हैं या लुसेंट आप देखेंगे तो इलाहाबाद से ही गुजरती है लिखा है, लेकिन यहाँ पे इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर नामक जगह से गुजरती है मेनली 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर, यानी 82 डिग्री 30 मिनट, और यही भारत की मानक समय रेखा कहलाती है। इसी रेखा के कारण भारत में जो है सभी जगह, सभी राज्यों में, सभी क्षेत्रों में एक ही जैसा समय हमें दिखाई देता है। जबकि अगर आप सूर्योदय या सूर्यास्त का समय देखें तो सबसे पश्चिमी बिंदु यानी कि गुजरात, कच्छ का रण गुहार मोती, सबसे पूर्वी बिंदु किबिथु अरुणाचल प्रदेश, इन दोनों में अगर आप सूर्योदय या सूर्यास्त का समय देखें तो इसमें 2 घंटे का अंतर आ जाता है। अर्थात सबसे ज़्यादा पहले सूर्योदय पूर्व में होगा, तो यहाँ पे सूर्योदय 7 बजे हो रहा है, तो गुजरात में वही सूर्योदय आपका 9 बजे होता है। इतना ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है 2 घंटे का, फिर भी समय एक जैसा है पूरे देश में, उसका कारण है ये मानक समय रेखा। तो आपकी मानक समय रेखा क्या है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ठीक है, जो कहाँ से गुजरती है, मिर्ज़ापुर, प्रयागराज इलाहाबाद से, यानी कि उत्तर प्रदेश से। आगे देखें, इस देशांतर रेखा या यामयोत्तर को भारत की मानक देशांतर रेखा या मानक समय रेखा कहा जाता है, ठीक है। यह रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। अब ध्यान रखें, अभी हमने देखा था कि जो आपकी कर्क रेखा है वो 8 राज्यों से गुजरती है, गरम छज पत्रम। ऐसे ही जो आपकी मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री, ये 5 राज्यों से गुजरती है उत्तर से दक्षिण के क्रम में। तो कौन से राज्य हैं, इसके लिए भी मैं एक ट्रिक दे रहा हूँ, आप लोग इसको नोट कर लें, और ये आपको एग्जाम में इन राज्यों को याद करने में काफ़ी मदद करेगी। तो देखिए, मेरे मित्र हैं, उनके नाम पर मैंने बनाई हुई है, उमा छतरी ओढ़ के आया, उमा छतरी ओढ़ के आया टाइम पे, ठीक है, उमा छतरी ओढ़ के आया टाइम पे। तो देखो, उमा छतरी ओढ़ के आया टाइम पे क्या होगा इसका मतलब,
ऊ से आ गया उत्तर प्रदेश, माँ से आ गया मध्य प्रदेश, छतरी से आ गया छत्तीसगढ़, ओढ़ के आया से हो गया उड़ीसा, आया से हो गया आपका आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्य हैं जहाँ से आता है उमा, ठीक है। और कहाँ आता है, टाइम पे आ जाता है। तो टाइम कहने का मतलब मानक समय रेखा। आप ऐसे करके याद रख पाएंगे कि जो उमा छतरी ओढ़ के आया टाइम पे, ये किस चीज़ की ट्रिक है, ये मानक समय रेखा की ट्रिक है, ठीक है। तो ये वो राज्य हैं जो कि उत्तर से दक्षिण के क्रम में मैंने लिखे हुए हैं। ये ट्रिक जो है उत्तर से दक्षिण के क्रम में, सबसे पहले उत्तर प्रदेश से गुजरेगी, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर ओडिशा, फिर आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो ये है आपका एक ट्रिक और भारत की मानक समय रेखा। अब एक पॉइंट मैं यहाँ पे इंक्लूड करना भूल गया हूँ, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। आप ध्यान रखेंगे कि भारत की मानक समय रेखा जो है वो 82.5 डिग्री से गुजरती है, ऐसे उत्तर से दक्षिण। आपकी कर्क रेखा जो है वो ऐसे पश्चिम से पूर्व की ओर गुजरती है। तो ये दोनों समय रेखाएं, सॉरी, ये दोनों रेखाएं जो है कहीं ना कहीं पर किसी ना किसी बिंदु पर जरूर काटती होंगी। ये चीज़ आप लोगों को खुद सोचनी चाहिए, ठीक है। तो कौन से बिंदु पर काटते हैं, ये बिंदु पड़ता है आपका छत्तीसगढ़ में, ठीक है। अब छत्तीसगढ़ में किस जगह पे एक्चुअली आपकी मीट करते हैं, कहाँ पे मिलते हैं, ये आप लोग कमेंट करके बताएं। जो भी स्टूडेंट इस वीडियो से पढ़ रहे हैं, अगर आप लोग मानते हैं कि मैं ठीक पढ़ा रहा हूँ, मेरा पढ़ा हुआ आपको समझ में आ रहा है, आपके लिए फ़ायदेमंद है और सही लग रहा है डेटा, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है, कि छत्तीसगढ़ में किस स्थान पर मानक समय रेखा और आपकी कर्क रेखा मिलती हैं या काटती हैं। आगे चलते हैं, देखें भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर जो है ग्रीनविच मीन टाइम से कितना घंटे आगे है। अब ये भी तो पता होना चाहिए, क्योंकि वहाँ से हमने एक निश्चित डिस्टेंस पर ये रखा हुआ है, बनाया हुआ है। तो क्यों बनाया, एक चीज़ आपके दिमाग में आनी चाहिए कि हमारा जो मानक समय रेखा है ये 82 डिग्री 30 मिनट ही क्यों है, ये आपका 82.5 डिग्री ही क्यों है। हमने 82 क्यों नहीं रख लिया, हमने 50 क्यों नहीं रख लिया, हमने 70 क्यों नहीं रख लिया, 100 क्यों नहीं रख लिया, ठीक है। हमारा 82.5 डिग्री ही क्यों मानक समय रखा गया है, इसका कारण है भैया, उससे पहले आप लोग ये जान लें कि जो हमारा मानक समय है 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर, ये ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे है। आपने देखा होगा जब आप फ़ोन में समय सेट कर रहे होते हैं और आप समय जोन में जाएं, समय जोन में आप देखेंगे भारतीय समय जोन जब आप वहाँ पे सेलेक्ट करते हैं तो उसमें लिखा होगा GMT + 5:30, यानी कि GMT से कितना +5:30 आगे, यानी कि 5.5 घंटे आगे। -5:30 लिखा होगा किसी देश के में, वहाँ पे भी देखें तो वो GMT से पश्चिम की ओर स्थित होंगे, वहाँ पे -5.5 घंटे पीछे चल रहा होगा, ठीक है। अर्थात इसका मतलब हुआ कि ग्रीनविच मीन टाइम जो लंदन है, लंदन के ग्रीनविच में अगर किसी समय पर 12 बज रहे हैं तो उसी निश्चित समय पर भारत में 5:30 बज रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि आप उसमें 5.5 घंटे जोड़ेंगे। यहाँ पर अगर 1 बज रहा होगा तो यहाँ पे आपका 6:30 बज रहा होगा, ऐसे करके बढ़ते जाता है, हम उनसे इतना आगे चलते हैं। और यही कारण है, आपने पढ़ा होगा बहुत बार, बचपन से सुनते आ रहे होंगे कि भैया यहाँ दिन हो रहा है तो अमेरिका में तो रात हो रही होगी। क्यों होता है ऐसा, इसका कारण यही है कि अगर आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, दिन के 4 बजे हैं, तो यहाँ पे अमेरिका में या फिर आप कहें यूरोप के जो लंदन है ग्रीनविच मीन टाइम, यहाँ पे कितना बज रहे होंगे, इससे 5.5 घंटे आगे चले जाइए, आपका रात के 9:30 हो रहे होंगे। तो यहाँ पे दिन ही है और यहाँ रात हो गया। इसलिए आपको बचपन से सुनाते आ रहे हैं लोग, आप लोग सुनते आ रहे हैं कि भैया अमेरिका में रात हो रही होगी तब यहाँ दिन हो रहा है, ठीक है। तो इसका कारण यही है। अब ये GMT आपने पढ़ लिया कि GMT से हम 5.5 घंटे आगे हैं, महत्वपूर्ण फैक्ट है, पूछा गया है पहले, तो ध्यान रखें। मैंने कहा कि क्यों आपका 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर ही चुनी गई, तो इसका कारण है भैया, जब मानक मध्याह्न समय रेखा का चयन किया गया तो ये बात सबके जहन में आई कि भैया हम कैसे किसी देश की मानक समय रेखा का निर्धारण करेंगे, क्योंकि अगर हम अपने मन से कोई भी मानक समय रेखा मान लेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा। 20 घंटे 30 घंटे का डिफरेंस यहाँ पे आ जाएगा, 30 तो नहीं आएगा, 20 घंटे का, 15 घंटे का, 18 घंटे का डिफरेंस। इससे तो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा एक दिन आगे चले जाएगा अगला देश। तो इससे बचने के लिए इनने क्या किया हुआ है कि कुछ मानक रखे हुए हैं, जिनमें पहला क्या है कि वह जो है रेखा है मानक समय रेखा, तो मानक समय रेखा का निर्धारण करते समय इस चीज़ का आवश्यक रूप से ध्यान रखा जाता है कि वह उस देश के बीचों बीच से लगभग गुजरती हो। तो 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है, ये पहली बात ये है कि हमारे देश के लगभग बीचों बीच से गुजरती होगी, ठीक है। अब ऊपर से नीचे इस रेखा ने जाना है तो हम बीचों बीच वाला हिस्सा ऐसे नहीं लेंगे, हम पश्चिम से पूर्व की ओर जाके ऐसे वाला बीचों बीच लेंगे, ठीक है। तो ये आपका लगभग बीचों बीच से गुजरनी चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर, सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि इस मानक समय रेखा का निर्धारण 7.5 डिग्री के गुणांक पर ही किया जाता है, यानी कि 60 डिग्री 30 मिनट। और क्यों किया जाता है ऐसा, क्योंकि आप लोगों को पता होगा पृथ्वी जो घूम रही है हमारी अर्थ, वो आपका पूरा का पूरा, ये आप लोग माने एक बिंदु है, यहाँ पे कोई पूरा एक चक्कर लगाता है तो इस पे जो कोण बनेगा 360 डिग्री बनेगा भैया, ठीक है। तो आपकी पृथ्वी को 360 डिग्री घूमने में, यानी कि पूरा एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, 24 घंटे लगते हैं, ठीक हो गया। ऐसे अगर आप देखेंगे 1 डिग्री घूमने में कितना लगेगा, तो आपने गणित में पढ़ा होगा 24/360 कर देते हैं हम, ऐसा ही तो कुछ होता है। इसको अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो कितना आ जाएगा, इसको कैलकुलेट कर लेना, ये आ जाएगा आपका लगभग 4 मिनट के आसपास, ठीक है। इसको मिनट में आप लोग बदल लेना, मैं इसको सरल कर देता हूँ। देखो आपका 360 डिग्री घूमने में लगता है कितना,
24 घंटे, ठीक है। 24 घंटे को मिनट में बदल लेता हूँ, 24 गुणा 60 मिनट। ऐसे ही आपको 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा, 24 गुणा 60 बट्टे 360, यही तो होगा। 0 से 0 कैंसिल, 6 से 6 6 36 बार, 6 से ये 6 चक्को 24 बार, तो कितना आ गया, 4 मिनट, ठीक है। 4 मिनट। तो 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी को लगता है 4 मिनट का समय, 4 मिनट का समय। तो 1 डिग्री घूमेगी 4 मिनट में। ऐसे 7.5 डिग्री कितने में घूमेगी, तो आप 7.5 को कर सकते हैं ना कि 60 डिग्री 30 मिनट गुणा 4 करके, ठीक है। तो 7 चक्को 28 के आसपास, 28 29 30, यानी कि 30 डिग्री ये 30 मिनट का लगभग आपको समय लगेगा। तो आपको 7.5 डिग्री घूमने में कितना समय लग रहा है, लगभग 30 मिनट, आधा घंटा का समय। तो यही कारण रहा क्या कि 7.5 डिग्री के गुणांक में आपका किसी भी देश का मानक समय रेखा निर्धारित की जाए, ताकि क्या हो, 7.5 डिग्री के देशांतरीय दूरी पर स्थित दो स्थानों के बीच 30 मिनट का समयांतर हो, इससे अधिक का ना हो, ठीक है। तो इसी कारण से 7.5 डिग्री के देशांतर पर आपकी मानक समय रेखाएं तय की गई, और इसी कारण हमारी जो मानक समय रेखा पड़ी वो ग्रीनविच से लगभग जितना हम 7.5 डिग्री के गुणांक में चलते गए, कहाँ पे पड़ी, 82.5 डिग्री पर पड़ती है। और यही कारण है कि हमने 82.5 डिग्री को अपना मानक समय रेखा माना हुआ है, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो भी देश हैं, बहुत सारे स्थान भी हम देखें, चाहे कितने ही विस्तृत क्षेत्र में फैले हों, उनके बीच जो समय का अंतर है वो आधे घंटे से ज़्यादा का नहीं होगा। और यही कारण है कि ग्रीनविच मीन टाइम से इतनी ज़्यादा दूर होने के बाद भी हमारा जो मानक समय है वो सिर्फ कितना है, हमारा जो मानक समय वो 5.5 घंटे ही आ गया है, ठीक है। तो कम से कम यहाँ पे आधे घंटे का डिफरेंस करके आते रहेंगे आगे आगे, तो हमारा कहाँ पे पहुँचेगा, 5.5 घंटे पे। ऐसे अगले का कुछ ज़्यादा घंटों पे पहुँच रहा होगा और 24 घंटे तक पूरा चलता जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखेंगे। आगे देखिए, भारतीय मानक समय रेखा है, भारतीय मानक समय के कारण ही भारत में घड़ियां सभी जगह पर एक ही समय बताती हैं, आपको पता ही होगा। जबकि पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय जो है गुजरात के कच्छ की अपेक्षा 2 घंटे पहले होता है। इनमें 2 घंटे का डिफरेंस है, ठीक है। ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है, पूछा जा सकता है। इस प्रकार आप कह सकते हैं भारत का पश्चिमी बिंदु जो कि गोरमोता या फिर गुहार मोती गुजरात में है, और पूर्वी बिंदु जो कि किबिथु अरुणाचल प्रदेश में है, इनके मध्य आपका 30 डिग्री देशांतर का अंतर है। क्योंकि आपको पता है कि पूरब से पश्चिम विस्तार देखें या फिर उत्तर से दक्षिण देखें, ये लगभग 30 डिग्री का है। तो इनके मध्य कितने का अंतर है, 30 डिग्री का। तो घुमा के थोड़ा सा प्रश्न पूछ सकता है, ऐसा बिंदु आपको दे सकता है। आगे देखें, 1 डिग्री देशांतरी दूरी तय करने पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है, मैंने अभी प्रूव किया है, ठीक है। कुछ देशों में, अब ये भी प्रश्न आना चाहिए कि भैया कुछ देश तो बहुत बड़े हैं, जैसे रशिया है बहुत ज़्यादा बड़ा देश है, अमेरिका है बड़ा देश है, तो इनमें तो आपका जो है मानक समय रेखा एक ही लेंगे तो आधे घंटे से ज़्यादा का डिफरेंस आ जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या करना चाहिए, तो कुछ देशों में पूरब पश्चिम विस्तार अधिक होने के कारण एक से अधिक मानक देशांतर रेखाएं हैं, तो यहाँ पे मानक समय रेखाएं ही अधिक बना दी हैं, ठीक है। तो इस वजह से क्या होंगे, यहाँ पे जो टाइम जोन है वो भी ज़्यादा हो जाएंगे। जैसे हमारा टाइम जोन है, क्या है हमारा टाइम जोन, GMT प्लस 5:30 है, लेकिन यहाँ पे अमेरिका है जैसे है, यहाँ पे 6 समय कटिबंध है, 6 टाइम जोन है, तो यहाँ पे इस प्रकार के 6 जोन होते होंगे, हमारे यहाँ एक ही है, ठीक है। रशिया में लगभग 11 के आसपास है, तो ये भी ध्यान रखना। आगे देखते हैं जननांकिकी एवं भौगोलिकी आकार। हमने अक्षांश देशांतर को भी एक तरीके से समझ लिया। अब हम भारत की स्थिति विस्तार में जो पढ़ रहे हैं उसमें जननांकिकी के बारे में आते हैं। तो देखो, भारत की जनसंख्या लगभग 121 करोड़ पहुंच गई है 2011 से अब तक, आप लोगों ने पढ़ा होगा। विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, 2011 की जनगणना के अनुसार बता रहा हूँ, 17.5%। याद रखेंगे, विश्व की कुल जनसंख्या का यहाँ 17.5% जनसंख्या निवास करते हैं, ठीक है। चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। आपको पता होगा जनसंख्या के मामले में भारत जो है विश्व में दूसरे स्थान पर है, जबकि क्षेत्रफल के हिसाब से 7वें स्थान पर, ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। इसकी जनसंख्या कितनी है आप लोग देख लें भैया। तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य देखेंगे तो ये आ जाएगा आपका सिक्किम, ठीक है। आगे देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरी यूटी, ये है आपका दिल्ली, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वहीं की है, सबसे ज़्यादा जनघनत्व भी वहीं का है। और सबसे छोटा देखें जनसंख्या की दृष्टि से केंद्र शासित प्रदेश, तो ये आपका लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप आपका ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा है, साथ ही साथ क्षेत्रफल की दृष्टि से भी सबसे छोटा है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं भारत का क्षेत्रफल। तो भारत का क्षेत्रफल देखिए, बहुत सी बुक्स में आपको यही मिलेगा, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कुछ बुक्स में 32,87,469 वर्ग किलोमीटर भी आपको दिखाई देगा। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, बीच में डेटा प्रकाशित किया गया था, क्यों किया था मुझे नहीं पता है, लेकिन आप लोग इसे सही माने, ये वाला अब जो है जितनी लेटेस्ट बुक्स हैं उनमें किया हुआ है, ठीक है। महेश बर्णवाल जी की भी जो पुराने इससे पुराना एडिशन था उसमें 469 दिया हुआ है, लेकिन नई बुक में इन्हें फिर से इसे करेक्ट करके इतना ही कर दिया है, ठीक।
हो सकता है ये जो डिफरेंस आया हो, जब 2015 में भारत और जो बांग्लादेश के बीच विवाद चल रहा था, सीमा विवाद 2015 में वो सुलझ गया, तो उसमें बहुत सारे जो हिस्से हैं वो भारत को मिले हैं, बहुत सारे हिस्से बांग्लादेश को गए हैं। तो हो सकता है उस हिस्से के बढ़ने से यहाँ पे इनने क्षेत्रफल बढ़ाया हो, लेकिन बाद में इनने इतना ही कर दिया। तो आगे हम जब 2021 वाली जनगणना प्रकाशित होती है तब देखेंगे कितना इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, ये जो क्षेत्रफल है 32,87,000 कितना है, विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4%। तो ध्यान रखें, जनसंख्या यहाँ रहती है विश्व की 17.5%, क्षेत्रफल यहाँ है हमारे पास विश्व का कितना 2.4% केवल। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, पता ही है। इससे बड़े 6 देश कौन कौन से उन्हें देख लीजिए, रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील और फिर इसके बाद आता है 7वें नंबर पे भारत। कैसे याद रखेंगे, देखो भैया आप वर्ल्ड मैप खोलें जो मैंने ऊपर दिखाया था, उस वर्ल्ड मैप में अगर आप देखेंगे तो आपका जो रशिया है ये एशिया महाद्वीप में भारत के जस्ट उत्तर में स्थित है। ठीक है, ये रशिया है। रशिया से आप कहाँ चलेंगे, सीधे यहाँ चलेंगे कनाडा। फिर उसके बाद आप थोड़ा नीचे आते हैं तो कनाडा का जो क्षेत्र है, कनाडा के ही पास में है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, इसके बाद आपका फिर वापस आएंगे यहीं चीन, फिर आपका ऑस्ट्रेलिया, फिर आपका ब्राज़ील, फिर आपका भारत। ठीक है, वापस आएंगे यहीं पे भारत। तो पहले देखो कुछ बुक्स में ऐसा है कि यहाँ पे आपका कुछ इस तरीके से दिया है, रूस, फिर कनाडा, फिर चीन, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर ब्राज़ील और फिर आपका भारत, इस तरीके से दिया है। कुछ बुक्स में आपका ये संयुक्त राज्य अमेरिका कनाडा के साथ कर दिया है। तो आप एक बार इसका क्षेत्रफल देख लें, जहाँ तक है यही वाला सही है, क्योंकि कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका का क्षेत्रफल जो है लगभग एक समान है, थोड़ा बहुत अंतर है, लेकिन चीन से ज़्यादा है अमेरिका का। ठीक है, तो ये आप लोग एक बार चेक कर लेना। आगे देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य भारत का राजस्थान है, जिसका क्षेत्रफल 3,42,000 है लगभग। ठीक है, 3,42,000। सबसे छोटा राज्य कौन सा है, गोवा। कैसे याद रखेंगे इसका क्षेत्रफल, ये 3,42,000 है, केवल ये याद रखना है 3 लाख। तो सबसे छोटे का क्या हो जाएगा, केवल 3,000। सबसे बड़े का 3 लाख है तो सबसे छोटे का केवल 3,000 है। देखो उत्तराखंड के किसी एक जो जिला है, जिले से भी कम। ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ा जिला यहाँ कौन सा है, उत्तरकाशी है, सॉरी ये चमोली है। आपने पढ़ा होगा 80-30 वर्ग किलोमीटर, तो 8,000 इसी का है। अब इससे भी कम है, 3,000 है गोवा। तो सोच सकते हैं कि ये उत्तराखंड के एक सबसे बड़े जिले से भी छोटा है ये राज्य। ठीक है, इसी वजह से यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय भी ज़्यादा है भैया। ठीक है, आगे चलें, देखो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी, ये है आपका लद्दाख। इससे पहले अंडमान निकोबार था, उसका क्षेत्रफल काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन अब 31 अक्टूबर 2019, बार बार मैं बता रहा हूँ, 31 अक्टूबर 2019 को आपका जम्मू कश्मीर जो है डिवाइड होकर लद्दाख और जम्मू बन गया है। तो अब लद्दाख जो है सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, 1,68,055 वर्ग किलोमीटर। जबकि सबसे छोटा अभी हमने बताया लक्षद्वीप ही है। ठीक है, जिसका जो क्षेत्रफल है वो केवल 32 वर्ग किलोमीटर है। आगे बात कर लेते हैं, राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन भी देख लें। तो राजनीतिक या प्रशासनिक देखेंगे तो राज्यों की संख्या देखिए भैया 28 है और केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पर 8 हैं। ठीक है, 9 हो गए थे पहले हमारे पास, आपने पढ़ा होगा कि 27 राज्य, फिर बाद में 28 हो गए थे और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। लेकिन जैसे ही जम्मू कश्मीर राज्य को भी तोड़ा, 29 राज्य हो गए थे 2014 में तेलंगाना बनने के बाद, 29 राज्य, 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। जैसे इनमें से एक राज्य निकाल के जम्मू कश्मीर को तोड़ के 2 यूनियन टेरिटरी बनाई, तो यहाँ पे राज्य रह गए 28 और ये केंद्र शासित प्रदेश कितने बन जाएंगे, 7 के बाद 8 और 9, ये बन गए 9। लेकिन 2021 में, ठीक है, जनवरी 2021 में क्या किया गया है कि जो आपका दादरा नगर हवेली और दमन दीव था, जो कि गुजरात के तट पे है, ठीक है, ये गुजरात वाला ऐसा जो क्षेत्र है, यहाँ पे दमन दीव वाला क्षेत्र है, दादरा नगर हवेली भी इसके यहाँ पे मुंबई के आसपास, तो इन दोनों को मिलाकर एक संयुक्त क्षेत्र बना दिया है। ठीक है, जनवरी 2021 में। तो इससे क्या हो गया, अब ये दोनों एक ही यूनियन टेरिटरी बन गए हैं। तो ये दोनों तो अलग हुए, इससे 9 हुई संख्या, लेकिन 2 जो पहले से थे इन्हें मिलाकर एक बना देने की वजह से फिर से यहाँ पे क्या हो गया, केंद्र शासित प्रदेश 8 बन गए। ठीक है, तो इनकी स्थिति भी आप देख लें। भारत की राजधानी देखें तो नई दिल्ली। इस नई दिल्ली से कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ, इनको आप लोग यहाँ पर ही नोट डाउन कर लेंगे, यहीं पर ही लिख लेंगे। देखिए ये दिल्ली है, ये राजधानी बन गई थी आपकी 1911 में ही। आप लोगों को पता होगा 1911 में जब ये राजधानी बनी तो इसी टाइम पे जो है आपका जो ब्रिटिश यहाँ पे सम्राट थे वो आए हुए थे। ठीक है, राष्ट्रगान यहाँ पे लिखा गया है इसी समय पे। और इसको जो है इससे पहले जो राजधानी थी पश्चिम बंगाल में ही थी, कोलकाता में थी, लेकिन यहाँ पे दिल्ली में राजधानी बना दी गई 1911 के आसपास। लेकिन इस 1911 में बनी राजधानी को कब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया, जाहिर सी बात है आज़ादी के बाद ही किया होगा। तो कौन सा सन था वो याद रखना है, 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 द्वारा। ध्यान रखें 69-91, क्या याद रखेंगे, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी 69-91। अब बहुत से स्टूडेंट हैं जिनके दिमाग में आ रहा होगा कि 70-92 भी तो एक दिल्ली से संबंधित आर्टिकल है, एक संशोधन है, ये क्या था। यहीं पर क्लियर कर देता हूँ भैया
कि 70वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा क्या किया गया है कि भारत का जो राष्ट्रपति है उसके निर्वाचक मंडल में आपका सम्मिलित होते हैं कौन कौन। एक तो आपका दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा राज्यसभा, इसके साथ साथ सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, विधान परिषद भाग नहीं लेंगे। तीसरा आपने पढ़ा होगा पॉइंट कि दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो जो दिल्ली विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में सम्मिलित किए गए, वो इसी संविधान संशोधन द्वारा 1992 में किया है। ठीक है, तो ये दोनों ही आप नोट कर लें। 69-91 द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि NCR या आप कहें कि NCT नेशनल कैपिटल टेरिटरी, नेशनल कैपिटल रीजन घोषित किया गया 69-91 द्वारा, जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में इसे सम्मिलित किया गया 70-92 द्वारा। दोनों ही याद रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 69वें संविधान संशोधन 1991 द्वारा संघ शासित क्षेत्र दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR घोषित किया गया है। ठीक है, आप सब ने पढ़ा होगा दिल्ली NCR। अब यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें आ जाती हैं दिल्ली NCR के बारे में। क्या है, देखो ये है आपकी दिल्ली NCR या NCT लिखा हुआ है। इससे लगे हुए जो राज्य हैं कौन कौन से हैं, पहला है आपका ये वाला उत्तर प्रदेश, दूसरा है आपका हरियाणा। हरियाणा के ही एक कोने पे बसा हुआ है, हरियाणा के ही एक, जैसे कि सेब में से किसी ने बाइट मारी हो इस तरीके से यहाँ पे दिल्ली है, और इसको ढक दिया है, ढक्कन लगाया किसने, उत्तर प्रदेश ने। तो ये केवल दो ही राज्यों से सीमा बनाता है, केवल दो राज्य। ठीक है, कौन कौन से, राज्य, ये आपका हरियाणा और उत्तर प्रदेश। लेकिन इस दिल्ली NCR में केवल इन्हीं दो राज्यों के जिले सम्मिलित नहीं हैं, बल्कि एक अन्य राज्य के भी जिले सम्मिलित हैं। वो राज्य है आपका राजस्थान। ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, ये आपका UPSC के एग्जाम में पहले पूछा गया है। तो ये जो राज्य है राजस्थान है, और इसके दो जिले अलवर और भरतपुर। इस भरतपुर में आपका घाना पक्षी विहार है जो कि बहुत फेमस है पक्षियों के लिए, आपने पढ़ा होगा। तो ये जो अलवर और भरतपुर हैं ये दोनों भी NCR में शामिल हैं। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। ये दिल्ली NCR के बारे में हो गया। इसमें मैंने नोट किया हुआ है, देखो दिल्ली से केवल दो ही राज्य सीमा बनाते हैं, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। लेकिन दिल्ली NCR के अंतर्गत पड़ोसी 3 राज्यों के 22 जिले सम्मिलित हैं। तो दो ही राज्य सीमा बना रहे हैं, लेकिन 3 राज्यों के यहाँ पे जिले सम्मिलित हैं। पूछ सकता है, हरियाणा के 13 जिले हैं, उत्तर प्रदेश के 7 और राजस्थान के 2। तो राजस्थान इसमें सम्मिलित नहीं है, इससे सीमा नहीं बनाता है, लेकिन फिर भी इसके जिले सम्मिलित हैं दिल्ली NCR में। तो कौन कौन से जिले हैं पूछ सकता है, अलवर और भरतपुर। ठीक है, आगे बात करें, राजस्थान की सीमा दिल्ली NCR से नहीं लगती, लेकिन उसके दो जिले अलवर और भरतपुर दिल्ली NCR में सम्मिलित हैं। ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में राज्यों का गठन मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ है, ये सभी लोग जानते हैं। सबसे पहले आंध्र प्रदेश बना भाषा के आधार पर 1953 में, आप लोगों ने पढ़ाई होगा। ठीक है, तो भाषाओं के आधार पर गठन हुआ, और कैसे गठन हुआ है ये हम यहाँ पे देख लेते हैं। ये एक मैप है जिसमें सारी चीज़ें दिखाई हुई हैं। ये महेश बर्णवाल जी की भारत की भूगोल पुस्तक से लिया गया है। तो आप लोग के पास जिसके पास बुक है वो देख सकते हैं। देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर कब बने, 31 अक्टूबर 2019 को इनको तोड़ के जो है 2 यूनियन टेरिटरी बना दिया है। अब इनकी जो सीमा है वो इस प्रकार है, ये जो लद्दाख है वो यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है, जो कि सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, इसके बाद जो अन्य राज्य हैं यहाँ पे देखें, हिमाचल प्रदेश कब बना है, ये कब बना है, सब लिखे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देखेंगे आंध्र प्रदेश में अगर हम आते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 अक्टूबर 1953। तो ये भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है, ये भी आप लोगों को पता होगा। मैंने अभी आपको बताया कि जनवरी 2021, यहाँ पे 26 जनवरी 2020, अच्छा सॉरी ये मिस्टेक हो गया था, जनवरी 2020 कर लेना। 26 जनवरी 2020 को दादरा नगर हवेली और दमन दीव जो यहाँ पे है, इन दोनों को मिलाकर एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है, दादरा नगर हवेली और दमन दीव। ठीक है, और इसकी राजधानी आपकी जो है यहाँ पे दमन जो है रखी गई है। ठीक है, ध्यान रखें इसकी राजधानी दमन, एक बार आप सर्च कर लेना। ठीक है, तो ये राज्य हैं, इन इस मैप को मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, आप लोग इसका जिसके पास बुक नहीं है स्क्रीनशॉट ले लें, और इसमें से जो राज्य जब बने हुए हैं उन सब की डेट यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, तो इन सबको आप लोग नोट कर सकते हैं। आगे चलते हैं, देखो उत्तर पूर्वी राज्यों में अभी तक बात नहीं की। उत्तर पूर्वी राज्य भी हमारे पास हैं जिनके लिए एक स्पेशल नाम आता है 7 बहनें। ठीक है, तो उत्तर पूर्वी राज्य कहने का मतलब है भारत के उत्तर पूर्व में, यानी कि ये वाला हिस्सा। ठीक है, जो कि बांग्लादेश के कारण, जिसे कहा जाता है आपका मालदा गैप, यहाँ पे जो बांग्लादेश के कारण गैप बन गया उसे मालदा गैप कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपकी जो गंगा नदी है ना, यहाँ से निकल के गंगा यमुना सब मिक्स होकर यहाँ पे आपकी बंगाल की खाड़ी में जाती हैं। एक बांग्लादेश को जाती है, एक आपकी पश्चिम बंगाल को आती है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में हुगली आ गई, यहाँ पे आपको जो भागीरथी है वो चली गई। तो यहाँ के बाद ये पूरा यहाँ बंगाल की खाड़ी में गिर जाते हैं। तो यहाँ पे जो विभाजन हो रहा है, इस विभाजन के बाद जो नदियाँ बहती हैं, इनके बीच में जो गैप बन रहा है वो मालदा गैप है। ठीक है, तो इस मालदा गैप के कारण जो भारत का पूर्वी क्षेत्र है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, वो भारत से थोड़ा सा अलग हो गया है। तो इसे एक स्पेशल क्षेत्र के रूप में यहाँ पे नोट किया जाता है। इसे कहा जाता है 7 बहनों का देश या 7 सिस्टर्स। उत्तर पूर्वी भारत के राज्यों को 7 सिस्टर्स कहा जाता है। और इसमें कौन कौन से राज्य आपके सम्मिलित हैं वो देख लें भैया आप लोग।
देखो, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि ये जो सिक्किम वाला क्षेत्र है ना, ये भी अलग लगता है। ये मालदा गैप के पास ही स्थित है उसके उत्तर में, तो ये भी अलग लगता है, लेकिन ये 7 सिस्टर्स में सम्मिलित नहीं है। 7 सिस्टर में केवल यही हिस्सा आएगा, इसको मैंने जूम करके यहाँ अलग से दिखाया हुआ है। ये है भैया आपका 7 सिस्टर्स, ठीक है, उत्तर पूर्वी भारत के राज्य। तो यहाँ पे देखो, ये सिक्किम वाला जो क्षेत्र है ये इसमें नहीं आएगा, बाकी ये वाला जो पूरा क्षेत्र है ये सारे आएंगे। और कौन कौन से हैं मैंने अभी बताया। देखो, जो आपका बांग्लादेश है, याद कैसे करेंगे, ये बांग्लादेश है। बांग्लादेश की स्थिति कुछ ऐसी है, ये मैं आपको यहाँ पे बना देता हूँ साफ साफ, ठीक है। बांग्लादेश कुछ इस प्रकार से है ना, भारत का ऐसा नक्शा है, ऐसे करके कुछ है। इसको भी थोड़ा सा आप लोग क्लियर कर लें, ये ऐसे फिर ऐसे करके जाता है। तो ये मान लो कंधा है और ये है बाजू। तो कंधे में आपका मेघालय बैठा है और बाजू में आपका त्रिपुरा बैठा है। मेघालय से शुरू होते हैं 7 सिस्टर्स और त्रिपुरा पे आके खत्म है, ठीक है। ऐसे करके आप याद रखेंगे। तो क्या ट्रिक होनी चाहिए इसके लिए, क्या ट्रिक होनी चाहिए, मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ जिससे कि आप लोग इनको याद रख सकते हैं। भैया जो आपका बांग्लादेश है ना, ऐसे करके ये कंधा आ गया, फिर यहाँ पे बाजू आ गया आपका, ये वाला बाजू, ये कंधा मेघालय से शुरू होता है, ठीक है। तो आप लोग कह सकते हैं कि मेघालय के बाद असम आता है, फिर अरुणाचल आता है, फिर यहाँ से आपका पूरा का पूरा त्रिपुरा पे आके समाप्त होता है। तो इसके लिए यहाँ से लेके त्रिपुरा आने के लिए तो आपके पास ट्रिक है, क्या, नमामि त्रिपुरा। क्या है, नमामि त्रिपुरा। 9 से हो जाएगा नागालैंड, मौ से हो जाएगा मणिपुर, मी से हो जाएगा मिजोरम। नमामि, 9 मौ मी, यानी कि नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। ये कितने हो गए, 4 बचे 3 ना। तो यहाँ पे मेघालय है, असम है, अरुणाचल है। तो इसके लिए आप ट्रिक बना सकते हैं माँ, क्या बना सकते हैं, माँ, माँ नमामि त्रिपुरे, माँ नमामि त्रिपुरे माँ, या नमामि त्रिपुरा माँ, ऐसे करके बना सकते हैं, ठीक है। नमामि यहाँ से चलेंगे, नमामि त्रिपुरा, फिर माँ, माँ से मेघालय, असम, अरुणाचल, या मेघालय, अरुणाचल, असम जो कहते हैं। यहाँ पे कोई सीक्वेंस तो पूछा नहीं जाएगा, तो याद रखने के लिए केवल ये है नमामि माँ, सॉरी नमामि त्रिपुरा माँ, ठीक है। तो नमामि से नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, फिर इसके बाद माँ से मेघालय, असम, अरुणाचल, ठीक है। तो ऐसे करके याद रख सकते हैं आप लोग इन 7 सिस्टर्स को। और यहाँ पे इनकी स्थिति देख सकते हैं, यहाँ पे हो जाएगा आपका न मा मी त्रिपुरा, फिर माँ मेघालय, ये असम, ये अरुणाचल, ठीक है। तो ये है। आगे चलते हैं, लास्ट में इसका एक इमेज देख लेते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे केवल भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश कवर किए हुए हैं। तो आप उसका रोक रोक के स्क्रीनशॉट ले लें। इसमें सारी चीज़ें हैं भैया, जो चीज़ें आपको चाहिए। देखो, राजस्थान है, सबसे बड़ा है क्षेत्रफल के हिसाब से, 3,42,000। कुल क्षेत्रफल का 10.41 कवर कर रहा है। जिलों की संख्या 33 है। भाषा बोली जाती है हिंदी, और इसकी राजधानी है जयपुर। मैं आप लोगों को आज कहना चाहूँगा कि आज ही आप लोग भारत के 28 के 28 राज्य लिखें, उनकी राजधानियाँ लिखें, ठीक है। और हो सके तो उसका जो क्षेत्रफल है, जो सबसे ज़्यादा वाले 5 हैं और सबसे कम वाले 5 हैं, उनको आप लोग नोट कर लें। ये आपके लिए होमवर्क होगा। जो भी अच्छे से भूगोल पढ़ना चाह रहे हैं वो ये चीज़ ज़रूर करें, क्योंकि किसी भी राज्य की राजधानी जो है आपके एग्जाम में नहीं पूछी जाती जनरली, लेकिन आपको याद होनी चाहिए। हमारा देश है भैया, हमारे देश के इतने राज्य हैं, तो हमें पता ही होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे सारी राजधानियाँ दी हुई हैं। देखो, मैंने इतना दिखा दिया। अब इसके बाद नीचे का ये देख लें आप लोग, ये वाला क्षेत्र है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप लोग यहाँ देख लें, ये यूनियन टेरिटरीज हैं जिनके बारे में दिया हुआ है, जिलों की संख्या, राजधानी, क्षेत्रफल। जैसे आपका पूछा जाता है अंडमान निकोबार की पोर्ट ब्लेयर है, ठीक है। यहाँ पे मैंने अभी बताया दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप, इनको मिक्स कर दिया है। अब इनकी एक राजधानी हो गई दमन, ठीक है। तो ऐसे आपका लद्दाख की राजधानी लेह है, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है या जम्मू है, ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर, शीतकालीन जम्मू, ऐसे करके कुछ राजधानी हैं। तो ये आप लोग देख लेना। साथ साथ आप ये भी याद रखें कि भारत का सबसे बड़ा राज्य हमने देख लिया राजस्थान है, लेकिन भारत का सबसे बड़ा जिला जो है ये कच्छ जिला है, गुजरात में। कच्छ का रण वाला जो क्षेत्र है पूरा उसको जिला घोषित कर दिया, और इसका क्षेत्रफल है 45,625 वर्ग किलोमीटर। जबकि सबसे छोटा जिला देखें तो ये माहे है, पुडुचेरी, 9 वर्ग किलोमीटर में फैला है, ठीक है। आप लोग ध्यान रखें, एक चीज़ मैंने इसमें नहीं बताई, जो आपका पुडुचेरी है केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, ये आपका इसके 4 हिस्से हैं। एक अपने आप में पुडुचेरी हो गया, एक यमन है, एक माहे है, एक कराईकल है, और ये अपने आप में 3 राज्यों में फैला है। ये इसकी विशिष्ट स्थिति है, आगे हम बात करेंगे। तो 3 राज्यों में फैला हुआ है। इनमें से आपका पुडुचेरी और कराईकल जो है, कराईकल, ठीक है, कराईकल, ये दोनों तमिलनाडु में है। माहे आपका केरल में है। यमन जो है आपका ये आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, 3 राज्यों और 4 जगहों पर इसका विस्तार है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो ये थी आपकी पहली वीडियो भूगोल के पहले चैप्टर से संबंधित। इसमें अभी बहुत सी चीज़ें पढ़नी है हमने, भारत की जल सीमा पढ़नी है, तटीय राज्य पढ़ने हैं, पड़ोसी देश पढ़ने हैं, ठीक है। तो उनको हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियोज़ में। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू।